Hey, this is Sia Akash Kandoi, and let's continue with our discussion of India's 116, that is leases. अब तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया है सर? अब तक हम याद होगा तो डेफिनेशन पे थे। डेफिनेशन में हम हर एक डेफिनेशन के पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा से एक पॉइंट बाकी है, वो है लीज पेमेंट्स। एक बार जरा आ जाओ ना, देखते हैं हमारे चार्ट में। तो अगर कोई ऐसा होगा कि सर हम तो भूल गए क्या पढ़ रहे थे, एक बार बता तो दो। तो आ जाओ इधर, जरा देख लेते हैं हम कहाँ थे और कितना हमारा हो चुका था। सबसे पहले हमने स्कोप देख लिया था, एग्जाम्पशंस देख लिया था, डेफिनेशन के अंदर हम थे। डेफिनेशन में हम की कंसेप्ट देख लेते, याद होगा ना डेफिनेशन कौन। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? जहाँ राइट टू कंट्रोल होना चाहिए, राइट टू डायरेक्ट यूज होना चाहिए। याद आ रहा है कि नहीं ऐसा कुछ सर? बराबर, ठीक है। आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए, लीज टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। अब हम किसका बात करने वाले? लीज पेमेंट्स का बात करने वाले। बिकॉज कोई भी लेसर अपना असेट लेसी को फुकट में तो नहीं देगा ना, इसके बदले में देगा, कंसिडरेशन के बदले में देगा। उसको हम क्या बोलते हैं? लीज पेमेंट्स। तो अभी हम इसका डिस्कशन अपन क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने बताया लीज पेमेंट का मतलब क्या है। सिंपली यार, असेट को यूज करने के बदले में जो भी हम पैसा देंगे उसको हम क्या बोलते हैं? लीज पेमेंट बोलते हैं। अब देयर कैन बी वेरियस फॉर्म ऑफ लीज पेमेंट्स। या तो आप अपन लीज पेमेंट कैश में दे सकते हैं, बराबर, फिक्स्ड हो सकता है। इट कैन बी वेरिएबल ऑल्सो। तो हम ये सारी चीजें एक एक करके क्या करने वाले, अभी यहाँ डिस्कस करने वाले। तो आ जाओ अपने डिस्कशन के अंदर इधर। ध्यान देते रहना प्लीज, इधर इधर ही रहना, इधर ही रहना। चलो ध्यान दो। लीज पेमेंट्स क्या बोलता है देखना। लीज पेमेंट्स आर डिफाइंड एज पेमेंट्स मेड बाय लेसी टू अ लेसर। ऑब्वियसली लेसी लेसर को पे करेगा ना। सर क्या ऐसा पॉसिबल है क्या लीज पेमेंट में लेसर ने लेसी को पैसा दिया? सर क्या बोल रहे हो आप? मतलब असेट भी वो देगा, पैसा भी वो देगा? सर ऐसा तो पॉसिबल कभी हो सकता है ही नहीं। लीज पेमेंट में एक पॉइंट ऐसा भी है जहां बोलता है कि लेसर लेसी को कुछ पैसा देगा अपना असेट यूज करवाने के लिए। सर क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो सर? लॉकडाउन में खुला दारू का दुकान तो जाके ले लिया का थोड़ा, दो तीन? नहीं, सच बोल रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अपन कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लीज पेमेंट्स आर डिफाइंड एज पेमेंट्स मेड बाय लेसी टू अ लेसर रिलेटिंग टू राइट टू यूज फॉर अंडरलाइंग एसेट ड्यूरिंग द लीज टर्म। दे कंप्राइज द फॉलोइंग। अब यहाँ ना ये सारे चीजें लीज पेमेंट के अंदर आ सकती है। हम एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक को ही नीचे हमने क्या किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो हम एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उसको नीचे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वो बोलता है लीज पेमेंट के अंदर फिक्स्ड पेमेंट्स आ सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ी जगह थी, मेरे पास एक लैंड था, मैंने उसको रेंट पे दिया। मैंने बोला कि सर ये जगह है, इसके बदले में मैं आपको 5 साल के रेंट पे दे रहा हूँ, लीज पे दे रहा हूँ, और बदले में एवरी ईयर आप मुझे 10 लाख रुपीज पे कर देना, 10 लाख रुपीज पर। उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड पेमेंट बोलेंगे। अच्छा, इज इट नेसेसरी कि फिक्स्ड पेमेंट हर साल सेम अमाउंट के होने चाहिए? आंसर इज नो। फिक्स्ड पेमेंट कैन वेरी एवरी ईयर ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि एक काम करना, आप 5 साल के लिए ले रहे हो ना, तो मैं एक एक्सक्लेशन क्लॉज लग दूंगा उसके अंदर कि फर्स्ट ईयर में रेंट 10 लाख होगा, सेकेंड ईयर में मैं 10% रेंट बढ़ा दूंगा जिसका रेंट 11 लाख होगा, थर्ड ईयर में 10% और रेंट बढ़ेगा तो कितना होगा? 12.10 लाख, जो भी उसका सो होगा। बराबर, मैथ करके देख लेना भाई, जो भी रहेगा 12 10,000 उस हिसाब से। तो इसका मतलब फिक्स्ड पेमेंट डजंट मीन कि वो हर साल फिक्स्ड रहना चाहिए। हर साल वो वेरी होता रहेगा, लेकिन वो कितना वेरी हो रहा है वो डे वन पे फिक्स्ड है। वो कैसा है? डे वन पे फिक्स्ड है। बराबर, बोलता है फिक्स पेमेंट इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट। अब इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट क्या, नीचे डिस्कस करेंगे अपन। लेस एनी लीज इंसेंटिव, ये भी क्या है, इसका भी मतलब अपन डिस्कस करेंगे। बट पहले अपन किसका बात कर लेते हैं? फिक्स पेमेंट का बात कर लेते हैं। देख लो क्या बोलता है इधर। फर्स्ट पॉइंट, फिक्स पेमेंट दे रिफर टू अ डिटर्मिनेबल अमाउंट टू बी पेड विच कैन बी आइदर इक्वल, जैसे मैंने बोला हर साल 10 लाख भी हो सकता है, और दे कैन बी पेमेंट्स दैट चेंज ओवर टाइम। भले ही वो ओवर टाइम चेंज हो रहा है, बट वो कितना कितना चेंज होगा वो डे वन पे फिक्स्ड है, वो डे वन पे डिफाइंड है। जैसे मैंने बोला कि सर ईयर वन में मैं आपसे 10 लाख रुपीज लूंगा, ईयर टू में आपसे 11 लाख लूंगा, ईयर थ्री में आपसे, एक सेकेंड यार, इरेजर, ईयर थ्री में मैं आपसे 12,10,000 लूंगा, राइट। ईयर फोर में आपसे मैं 13 लाख, 30 वो कितना होता है भाई? देखो मैथ्स इतना गंदा कैसे हो सकता है सर? 10% एस्केलेशन क्लॉज रख दिया ना अपन, प्लस 10%, 13 लाख रहेगा, बराबर ही बोल जाता मैं, फालतू में मुझे बोला तुम लोगों ने कुछ। प्लस 10% कितना हो गया? 14,64,100। मतलब मैंने इन शॉर्ट 10% का एक्सप्लेनेशन क्लॉज रख दिया, राइट। बट दिस हैज बीन डिटरमाइंड ऑन डे वन एंड इट इज फिक्स्ड ऑन डे वन। उसको बोलते हैं फिक्स्ड पेमेंट। तो लीज पेमेंट के अंदर एक पार्ट ये हो सकता है। आई होप सबको समझा रहेगा, क्लियर? ओके। अब अगर हम वुलन को ब्रेक करें तो ऐसा था, लीज पेमेंट्स इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट? इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट का मतलब ये होता है कि वो दिखने में भले ही वेरिएबल लग रहा है,
बट इन रियलिटी इन सब्सटेंस ओवर फॉर्म इट इज फिक्स्ड। सर जरा एग्जांपल दे दो ना। चलो एग्जांपल से डिस्कस करते हैं अपन। एक नया पेज ले लिया जाए अपने एग्जांपल डिस्कस करने के लिए। आ जाओ। मैं किसका एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं यहाँ? इन सब्सटेंस। फिक्स्ड पेमेंट का एग्जांपल, राइट? इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट का एग्जांपल अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। याद रखना, पहले एग्जांपल सुन लो, जैसे मेरा समझा के हो जाए फिर आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है? सपोज ऐसा हुआ कि मिस्टर एके ने अपने वही दो फेवरेट टर्म्स, मिस्टर एके, ये कौन है? लेसर। लेसर अमीर आदमी है ना भाई। मिस्टर एके ने अपना जो भी असेट है वो किसको लीज पे दिया? मिस्टर एठी को लीज पे दिया। तो मिस्टर एठी कौन बन जाते हैं? मिस्टर एठी बन जाते हैं लेसी। अब सुनना, ये असेट, जो असेट दिया है हमने लीज पे, ये असेट पता है क्या था? ये असेट एक प्रोडक्शन मशीनरी था, प्रोडक्शन मशीन। अब ये मशीन ऐसे नेचर की है जिसकी कोई लाइफ नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना ये मशीन कितने साल चलेगी, तो इसकी कोई लाइफ नहीं है। हाँ, लेकिन ये मशीन का जो लाइफ है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इयर्स, इट इज बेस्ड ऑन यूनिट्स। इट इज बेस्ड ऑन यूनिट्स। इसका मतलब इस मशीन से टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, दीज आर 1 करोड़ यूनिट्स। ये लाइफ है इसकी। आप वो 1 करोड़ यूनिट्स एक महीने में मैन्युफैक्चर कर लोगे, मशीन खत्म। अगर आप वो 1 करोड़ यूनिट्स 10 साल में मैन्युफैक्चर करोगे, 10 साल में मशीन खत्म होगी। तो ऐसी नेचर की मशीन लेसोर ने लेसी को किस पे दिया? लीज पे दिया, राइट? तो अभी जो लेसी ने मशीन लीज पे जब लिया, तो उसने तो इसको लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। वो बोला मैं 5 साल तक यूज करूंगा। लेकिन मिस्टर एटी ने एक चीज ये बोली कि सर इसकी तो कोई लाइफ नहीं है ना, इसका तो जो भी लाइफ है इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस केस में लीज पेमेंट भी थोड़ा उसी नेचर के हिसाब से रखा। सुनना लीज पेमेंट कैसा रखा। मिस्टर एटी ने बोला मिस्टर एके को कि मैं आपको लीज पेमेंट कैसे दूंगा, या ऐसा भी पॉसिबल है मिस्टर एके ने बोला मिस्टर एटी को कि आप मुझे लीज पेमेंट इस फॉर्म में पे करोगे। सुनना, लीज पेमेंट इज नॉट फिक्स्ड, ऐसा बोला गया है मिस्टर एटी को। मिस्टर एटी को बोला कि आप जितने साल में जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करोगे ना, उसके बेसिस पे हम आपसे लीज रेंट चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फर्स्ट ईयर में 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, तो आप हमको 1 लाख रुपीज पे कर देना। अगर आपने फर्स्ट ईयर में 2 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, तो आप मुझे 2 लाख रुपए पे कर देना। मतलब यहाँ जो लीज पेमेंट है ना, लीज रेंट है जिसको हम बोलते हैं, दीज पेमेंट्स और रेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन दी यूजेज। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं डे वन पे, सपोज लीज टर्म कितना बोला? 5 years। अगर मैं आपसे डे वन पे पूछूं कि मिस्टर एटी मिस्टर एके को कितना पेमेंट करने वाला है, क्या बता पाओगे? क्या बता पाओगे? द आंसर इज नो, आप नहीं बता पाओगे। यहाँ ध्यान देना, बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। सर क्यों नहीं बता पाओगे? सिंपल रीजन है, पेमेंट इज डिपेंडेंट ऑन यूजेज। अब डे वन पे आप सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हो कि मिस्टर एटी कितना यूज करने वाला है। क्या आप क्लियरली बोल सकते हो क्या मिस्टर एटी कितना यूज करने वाला है? नहीं। मिस्टर एटी को 5 साल के लिए दिया और ये बोला 5 साल में तू जितना चाहे उतना मैन्युफैक्चरिंग कर, बस हम तुझे मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे चार्ज करेंगे। अब जब हम बोलते हैं कि डे वन पे हमको कंप्यूट करना होता है लीज पेमेंट्स, क्यों कंप्यूट करना होता है आपको पता है ना? लेसी के बुक्स में आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी दिखने वाला है। वो कौन सा अमाउंट पे दिखने वाला है? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोस पे दिखने वाला है। ये कब डिटरमाइन करना है? डे वन पे डिटरमाइन करना है। तो डे वन पे डिटरमाइन करने के लिए डे वन पे अपने को सारे कैश फ्लोस चाहिए रहेंगे जो कि अवेलेबल नहीं है, राइट? तो अब सुनना कैसा रहेगा इस केस में। जनरली ऐसे पेमेंट्स को हम वेरिएबल पेमेंट्स बोलते हैं। बट ये इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट टर्म कहां से आया, वो समझाने का ट्राई करो। सपोज सुनना भी पेमेंट टर्म कैसा है। मैंने ये बोला मिस्टर एटी को, मतलब लेसर ने बोला मिस्टर लेसी को, अगर आपने 0 से लेके 1 लाख तक यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, मतलब आप भले ही मत करो मैन्युफैक्चरिंग, तो भी आपसे हम 1 लाख तो चार्ज करेंगे। क्यों सर? थोड़ा सा मैं अपना स्क्रीन बड़ा कर दूं, अपने आप को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं अपने आप को, रुको जरा। बाहुबली बाहुबली, हाँ सुन, ये बोला कि आप भले ही उसको यूज ना करो, फिर भी आपसे हम 1 लाख रुपया तो पर एनम बेसिस पे चार्ज करेंगे। Why? अरे यार मेरा असेट लिया है उससे, कुछ ना कुछ तो पेमेंट लूंगा ना। वो तो कल को बोल देगा कि मैंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया ही नहीं, तो मेरा असेट तो वेस्ट ही हो गया ना। थोड़ा बहुत इनकम तो मैं किसी और को देके कमा ही सकता था। तो इसलिए ऐसा क्लॉज रखा है कि अगर आपने उसको नहीं भी यूज किया या 0 से लेके 1 लाख तक यूज किया, तो हम आपसे कितना चार्ज करेंगे? 1 लाख रुपीज चार्ज करेंगे। अगर 1 लाख से लेकर 2 लाख तक यूज किया, तो हम आपसे कितना चार्ज करेंगे? 2 लाख चार्ज करेंगे। 2 लाख से लेकर 3 लाख तक यूज किया तो कितना चार्ज करेंगे? 3 लाख चार्ज करेंगे। अब
हमको तो पता नहीं कि मिस्टर 80 पूरे 5 साल के पीरियड में कितना कितना एवरी ईयर यूज करने वाला है, लेकिन स्टैंडर्ड बोलता है ये पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर इज सम इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट। मतलब भले ये दिखने में तो तुमको वेरिएबल लग रहा है, वेरिएबल मतलब क्या, जो तुमको डे वन पे पता नहीं कितना भरना है ना, बट देयर इज सम फिक्स्ड पेमेंट इन्वॉल्व, जो कि उसको तो पक्का पक्का करना ही पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इज देयर एनी सम फिक्स्ड पेमेंट इन सब्सटेंस, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के सब्सटेंस में देख के आपको लग रहा है कि हाँ सर कुछ तो फिक्स्ड पेमेंट है, तो आप क्लियरली बोल पाओगे सर कौन सा है? 1 लाख पर annum। सर 5 साल में मिस्टर 80 यूज करे ना करे, अगर वो 5 साल मशीन को आइडल रखे, एक भी यूनिट नहीं बनाए, तो भी मैं बोलूं हर साल उनको 1 लाख रुपीज पर annum तो पे करना है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट। सच इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट इज टू बी कंसिडर्ड इन योर लीज रेंट्स। डे वन पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे मतलब पूछूं ना कि यार 1 2 3 4 और 5 के कैश फ्लोज बताओ, लीज रेंट बताओ, तो आप कितना बोलोगे? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख। ये इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट के रिलेशन में बात कर रहा हूं मैं, बाकी सबका बात नहीं कर रहा, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट के रिलेशन में बात कर रहा हूं। 1 लाख तो होगा ही होगा, इतना तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सर अगर पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के और मिस्टर 80 ने ऐसे पास्ट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए, और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमको लगता है कि मिस्टर 80 हर साल नहीं नहीं बोल के भी 1 से 2 लाख के बीच में तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर ही लेते हैं। 1 से 2 लाख के बीच में तो वो यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर ही लेते हैं। और डे वन पे हमको पता है कि वो इतना तो कर ही लेंगे, प्रॉमिस नहीं किया बट पता है इतना तो कर ही लेंगे, तो क्या हमको कैश फ्लोज में 1 के बदले 2 लाख लेना चाहिए क्या हर साल? द आंसर, यहाँ एक्सपेक्टेशन को आप रेलिवेंस नहीं दोगे। इन केस ऑफ इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट, देखो सब्सटेंस में बोला, सब्सटेंस में बोलता है मर भी जाएगा तो भी 1 लाख का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना यार, इसलिए बोलते हैं कि हम इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट की कंसिडरेशन में कितना लेंगे? 1 लाख लेंगे। तो सर अगर ऐसा हो गया, चलो हमने डे वन पे तो एक हर साल में 1 1 लाख ले लिया, अब जब ईयर वन के एंड पे आएंगे, तो ईयर वन के एंड पे तो हमको क्लियरली पता है ना उसको कितना पेमेंट करना है, तो मालूम पड़ा कि सर ईयर वन के एंड पे तो 3 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। बट हमने तो अपने लीज लाइबिलिटी और आरओयू के अंदर कितना लिया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लिया हुआ है ना, और बाद में आके मालूम पड़ा कि सर 3 लाख हो गया एक 1 ईयर के एंड पे। तो जो 2 लाख का हमने अकाउंटिंग ही नहीं किया था, उसका क्या किया जाए? उसको हम जैसे जैसे अप्रूव होगा वैसे वैसे फिर रिकॉर्ड करेंगे। उस ये 2 लाख हमारे लिए क्या रहने वाला है? वेरिएबल पेमेंट्स रहने वाले हैं। वेरिएबल को हम नीचे डिस्कस करेंगे, बट ये 2 लाख फिर जैसे जैसे अप्रूव होगा वैसे वैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब हमारे डे वन पे जो कैलकुलेशन करने वाले आरओयू और लीज लाइबिलिटी का, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट लेने वाले हैं, वेरिएबल कंपोनेंट को हम नहीं लेने वाले। वेरिएबल का अकाउंटिंग हम नीचे डिस्कस करेंगे, बट मैंने बता दिया क्या करेंगे, उसका अक्रूवल बेसिस पे बुक करेंगे। सबको समझा? दिस वाज द मीनिंग ऑफ इन सब्सटेंस एक्सपेरिमेंट। चलो आओ फटाफट रीड करते हैं। देखो बहुत बहुत बारीकी से इन्होंने टच किया हुआ ये चीज, बहुत अच्छा पॉइंट था ये वाला। इधर आ जाते हैं। आप चाहो तो इसको पॉज करके आप ये एग्जांपल कॉपी कर सकते हो सर। दिस इज योर इन सब्सटेंस एक्सपेरिमेंट। अच्छा सर ऐसा होता कि ये बोला कि हर एक यूनिट के यूज करने पे 1 रुपया भरना पड़ेगा, अगर आपने यूज नहीं किया तो आपको कुछ भी पैसा नहीं भरना पड़ेगा, तो सर उस केस में इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट कितना होता? तो मैं आपसे पूछा सर कितना होता? बोलो ना, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कुछ भी यूज ना करे फिर भी कुछ पेमेंट करना है? नहीं ना, तो उस केस में इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट कितना होता? 0 होता। वेरी चीज सिंपल एज दैट। मतलब इन शॉर्ट डे वन पे आप मतलब ऐसा पत्थर की लकीर खींच सकोगे उसके ऊपर कि भाई मर जाएगा तो इतना तो पे करके मरना पड़ेगा तेरे को, बस वो होएगा आपका इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट। दैट्स इट। रीड करते आ जाओ। These are payments that may be in form contain variability, मतलब देख के तो आपको लग रहा है कि वेरिएबल इन नेचर है, बट इन सब्सटेंस आर अनअवॉइडेबल। जैसे वो 1 लाख का पेमेंट तो मिस्टर 80 चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड इफ देर आर मोर देन वन सेट ऑफ पेमेंट्स बट only one of these set payment is realistic, in such case consider the realistic set of lease payments. Second, if there are more than one realistic set of payment it must make at least one of those set of payment, मतलब जैसे मैंने कैसे बताया कि उसको मिनिमम 1 लाख तो पे करना ही है। इन सच अ केस कंसिडर द लोएस्ट पेमेंट टू बी द लीज पेमेंट्स। तो क्लियर है वाला पॉइंट? ओके। अच्छा ये जो अपन ने पॉइंट पढ़ा ना फिक्स्ड पेमेंट, इसको लेकर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट वीडियो पॉज करोगे और वो क्वेश्चन रीड करोगे। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ है नहीं। जैसे आपका वो हो जाएगा हम आएंगे इसके ऊपर, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट के ऊपर। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस है, एक है क्वेश्चन 20 और एक है क्वेश्चन 21। वो आप नहीं रीड करोगे, वो मैं रीड करूंगा, क्योंकि ये इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट हम सुनी पहली बार रहे हैं, तो जैसे कुछ नया कंसेप्ट पढ़ते जो ट्रिकी हो सकता है, तो उसके क्वेश्चन तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ डिस्कस। क्लियर? तो आप पहले फिक्स पेमेंट वाला क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ोगे, वीडियो रिज्यूम करोगे, फिर आप इधर आओगे।
और किधर भी आगे जाने से पहले मैंने बताया था, वीडियो पॉज करके कंसेप्ट पढ़ना मत भूलना सर। भले ही आप अपने घर पे बैठ के देख रहे हो, मैं अपने घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, बट वी हैव टू मेंटेन दैट कनेक्ट, और वो कनेक्ट हम दोनों के एफर्ट से ही बन पाएगा सर। क्लियर? अच्छा वीडियो बंद हो जाएगा भाई, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं 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 होने देना। चलो, है ना? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज, आ जाओ 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 आ जाओ, ये रही, आ जाओ। चलो, एलडीआर नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड करो, ध्यान देना। एंटिटी क्यू एंटर्स इनटू अ 7-year लीज फॉर अ पीस ऑफ मशीनरी। 7 साल का लीज है। एंटिटी क्यू एंटर्स इनटू अ पीस ऑफ मशीन। एंटिटी क्यू क्या रहेगा उसके, इसमें लेसी रहेगा, कोई नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट सेट्स आउट द लीज पेमेंट्स एज फॉलोज। अब देखना लीज पेमेंट कैसे। इफ क्यू यूजेस द मशीनरी विद इन अ गिवन मंथ, अगर जिस रिस्पेक्टिव मंथ में यूज करना था उस मंथ में यूज कर लिया, देन एन अमाउंट ऑफ 2000 एकर्स फॉर दैट मंथ, उतना उसको पे करने का है, मतलब 2000 एकड़ के बराबर उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। इफ क्यू डज नॉट यूज द मशीनरी विद इन अ गिवन मंथ, देन एन अमाउंट ऑफ 1000, अच्छा एकर्स नहीं, अक्रूज है भाई, सॉरी भाई, अक्रू होना चाहिए, वो एकड़ विकर कुछ नहीं, अक्रूज मतलब 1000 उसको पे करना पड़ेगा। अगर मतलब वो मशीन यूज करेगा किसी महीने में, जिस महीने में यूज किया उस महीने का पेमेंट 2000 रुपया, जिस महीने में यूज नहीं भी किया तो उस पेमेंट का, उस मंथ का पेमेंट कितना रहेगा, 1000 रुपीज। माई क्वेश्चन टू यू सर, प्लीज आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में इन सब्सटेंस फिक्स्ड लीज पेमेंट कितना दिख रहा है आपको इन सब्सटेंस? तो आंसर वुड बी वेरी सिंपल, इट इज हाउ मच, इट इज 1000। वाई 1000 सर? पे करे या ना करे, मर भी जाए तो भी 1000 तो पे करके मरना पड़ेगा ना, उसको खत्म कहानी। वो बोलता है 1000 इज अनअवॉइडेबल, उसको हम क्या बोलेंगे, इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट। देखो सर, कंसेप्ट का ये पावर होता है, एक बार कंसेप्ट समझ ले आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 21 के अंदर, इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है आगे। एंटिटी पी एंटर्स इनटू अ 5-year लीज फॉर ऑफिस स्पेस विद एंटिटी क्यू, है ना? एंटिटी पी ने एंटर किया है 5 साल के ऑफिस स्पेस के लीज पे विद एंटिटी क्यू। द इनिशियल बेस रेंट इज 1 लाख पर मंथ। मतलब बेस रेंट, बेस मतलब देखो आपको समझ रहेगा, बेस मतलब क्या, इतना तो भरना ही है आपको सर। रेंट इंक्रीज बाय द ग्रेटर ऑफ 1% ऑफ एंटिटी पीस जनरेटेड सेल्स और 2% ऑफ द प्रीवियस रेंटल ऑन ईच एनिवर्सरी ऑफ द लीज कमिटमेंट। एनिवर्सरी बोले तो भाई होती नहीं 1 साल, समझता ना एनिवर्सरी भाई, जैसे नए नए कपल में मंथली एनिवर्सरी मनाते हैं, वीकली एनिवर्सरी मनाते हैं, वैसे जो बड़े थोड़े शादीशुदा होते हैं वो ईयरली एनिवर्सरी मनाते हैं, वैसे इन लोगों ने भी एनिवर्सरी बोलकर रखा है। यार कुछ भी करवाते हैं इन लोग, क्या क्या टर्म देखो ना, कहाँ एनिवर्सरी घुसेड़ दिया इसके अंदर भी। ठीक है, ऑन ईच एनिवर्सरी ऑफ लीज कमेंसमेंट डेट, व्हाट आर द लीज पेमेंट्स फॉर पर्पस ऑफ मेजरिंग लीज लाइबिलिटी। ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को आप मारोगे स्टार, वापस से रीड करो, ध्यान से पढ़ना। अभी सबसे पहली बात, 1 लाख का बात किया गया, राइट? क्या ये 1 लाख बेस रेंट है? आंसर इज यस, मतलब इतना तो पे करना है, तो हम इसको बोल दे क्या, दिस इज इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट। ये तो इन सब्सटेंस भी क्या, ये तो फिक्स्ड पेमेंट ही है सर, दिस इज फिक्स्ड पेमेंट, राइट? अब क्या बोला, सुनना ध्यान से, रेंट इंक्रीजेस बाय द ग्रेटर ऑफ मतलब हायर ऑफ क्या बोला है, 1% ऑफ सेल्स, मतलब जितना भी वो पूरे साल में सेल करेगा उसका 1% ऑफ सेल्स, और 2% ऑफ प्रीवियस रेंटल रेट ऑन ईच एनिवर्सरी लीज कमिटमेंट। मतलब 2% ऑफ जो भी उसका लीज रेंट रहेगा, प्रीवियस लीज रेंटल रेट, 2% ऑफ प्रीवियस रेंटल रेट, विच एवर इज हायर। अब पिछले साल में रेट कितना था वो तो हमको पता है, 1 लाख रुपया बेस रेट है भाई हमारा, है ना? 1 लाख रुपया इज आर बेस रेंटल एंड 1% ऑफ सेल्स विच एवर इज हायर। अगर मैं आपसे पूछूं, जो भी लेसी है उसको 1 लाख तो पे करना है, 1 लाख के साथ साथ क्या इसमें से भी कुछ पेमेंट उसको पक्का पक्का करना ही है क्या? क्या इसमें से, वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या सेकंड वाले इस पोर्शन का बात कर रहा हूं, क्या इसमें से भी कुछ पेमेंट ऐसा है क्या जो उसको पक्का पक्का पे करना ही है? सोच के बताना। सोच लिया? पूछू, एक सेकंड जरा इसको थोड़ा सा, सोच लिया? पूछू, बताओ। किसने भी बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है तो आप गलत हो, जिसने भी बोला ना हाँ सर ऐसा है, जो उसको मिनिमम इसमें से भी कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, आप एकदम सही हो सर। वो कौन सा रहेगा पता है आपको? ये वाला 2% वाला, है ना? 2% वाला, क्योंकि क्या बोला है, हायर ऑफ, मतलब अगर सेल्स का 1%, सपोज आपने सेल किया 1 करोड़ का, तो उसका 1% कितना हो गया,
1 लाख रुपीज, राइट, और आपका प्रीवियस रेंटल रेट का 2%, विच एवर इज हायर, मतलब मैं बोलूं अगर आपका सेल, सपोज ये अमाउंट आपका आता है, यार ये तकलीफ होती है, एक सेकंड भाई, अपन पेन थोड़ा चेंज कर देते। हाँ हो गया ठीक, चलो। हाँ, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि आपका प्रीवियस रेंटल 1 लाख की कंसिडर करते, तो 1 लाख का 2% कितना आ गया भाई? इतना तो आना चाहिए यार, ऐसा मत करो यार, 2000 रुपये करके देखे कैलसी पे, एंड 1% ऑफ सेल्स। सपोज आपने ये करंट ईयर में जो सेल था उसका 1% कितना आएगा? वो सपोज सेल आपने किया रहेगा, अज्यूम कर ले कोई भी नंबर, सपोज आपने 50,000 का सेल किया, 50,000 का 1% कितना आ गया? 500 रुपया, 500, विच एवर इज हायर, तो आप कितना पे करोगे? 2000 पे करोगे। सपोज ऐसा हुआ कि 2% ऑफ 1 लाख और 1% ऑफ सेल, और 1% ऑफ सेल कितना आ गया पता है? इस बार 5,000 आया, तो कितना पे करना है? 5,000 पे करना है। लेकिन ये 5,000 आया वो तो हमको डे वन पे नहीं, एवरी ईयर एंड पे मालूम पड़ने वाला है। एज पर डे वन हमको देखना है कि फिक्स पेमेंट कितना है, बिकॉज मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी एंड आरओई विल बी ऑन डे वन ना। तो डे वन पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इज देयर एनी मिनिमम पेमेंट विच इज टू बी मेड, तो आप बोल सकते हो हाँ देयर इज सम मिनिमम पेमेंट विच इज टू बी मेड विच इज ₹2,000। क्यों हायर बोला है? मतलब अगर ये वाला पोर्शन कम आता है 2,000 से, तो 2,000 भरना है। अगर ये पोर्शन ज्यादा आता है तो 2,000 तो भरना ही है, प्लस एक्स्ट्रा 3 भरोगे ना। मतलब अगर 5 भरना है तो 2 तो आपको भरना ही है ना मिनिमम। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 तो भरना ही है। अगर ये भले 10 भी आ जाए तो 2 तो भर ही रहे हो ना आप, ऊपर एक्स्ट्रा 8 भरोगे। अगर ये 10 की जगह 1,000 रुपए आ जाए तो 2,000 तो भरना ही है आपको। मतलब पेमेंट या तो 2,000 होगा या 2,000 से ज्यादा होगा, लेकिन 2,000 से कितना ज्यादा होगा वो हमको नहीं पता ना। वो हमको पता है क्या? नहीं। बट हमको ये पता है कि 2,000 तो भरना ही भरना है। तो इस केस में जो 2,000 रुपीज है, दैट विल बी योर इन सब्सटेंस फिक्स पे। आपको समझा? देखो ट्रिक कितना है इसके अंदर, कितना मस्त क्वेश्चन था ये। चलो आजा देखते हैं अपन क्या बोलता है वो। सोल्यूशन पढ़े अभी? आई होप सबको समझा ना ये चीज, प्लीज भाई कंसेप्चुअली समझना है इसको। देखो क्या बोलता है, इन द गिवन केस द लीज पेमेंट फॉर पर्पस ऑफ और क्लासिफाइंग द लीज आर फिक्स्ड मंथली पेमेंट, वो 1 लाख तो है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, प्लस मिनिमम एनुअल इंक्रीज ऑफ 2% ऑफ प्रीवियस रेंटल रेट, मतलब 2% ऑफ एनुअल रेट तो पक्का पक्का भरना है। तो ये दिखने में वेरिएबल लग रहा है आपको, बट इन सब्सटेंस इट इज फिक्स्ड। एंटिटी पी इज रिक्वायर्ड टू पे नो लेस, देखो बोलता भी एंटिटी पी इज रिक्वायर्ड टू पे नो लेस देन 2% इंक्रीज रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ सेल्स। सेल्स कितना भी करो 2% तो भरने का ही है ना उसको यार, बिकॉज वो तो मिनिमम है उतना भरना। सेल ज्यादा हुआ, ज्यादा पे करना है तो पे करेंगे, लेकिन 2 तो पे करना ही है ना अपने को। therefore this minimum level of increase is in substance fixed payment। आई होप सबको समझती है अभी ये चीज। इसके अलावा देयर इज आल्सो वन क्वेश्चन नंबर 22, आपको दिख रहा होगा, वो इन सब्सटेंस का बात कर रहा है इसके अंदर, है ना। बट वो अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अपन आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट, है ना। ओके तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहला था फिक्स्ड पेमेंट, दूसरा था इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट। आई होप अभी इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट में किसको कोई दिक्कत आने वाली जिंदगी में कभी नहीं है। उसके बाद बोलते हैं लेस एनी लीज इंसेंटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीज इंसेंटिव? जनरली आप मुझे बताओ लीज पेमेंट्स कौन करता है? लेसी लेसर को करता है। प्लीज एक चीज याद रखना, काफी सारे लोग हैं ना लेसी लेसी वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेसी लेसर पढ़ते पढ़ते समझता ही नहीं क्या है ना। तो वो इसलिए ध्यान ध्यान से, इसलिए मैं स्लोली स्लोली बताऊंगा आपको, इसलिए स्लोली स्लोली सुनना भाई। ये लीज पेमेंट्स कौन करता है जनरली? लेसी करता है लेसर को, राइट। लीज इंसेंटिव ऐसा पेमेंट है, लीज इंसेंटिव ऐसा पेमेंट है जो लेसर किसको करने वाला है? लेसी को करने वाला है। सर लेसर गधा है क्या? तो असेट भी दे रहा है, ऊपर से पेमेंट भी कर रहे हैं। गधे लोग ही करते हैं ना ऐसा, दो दो काम। खुद का असेट दिया और बोला मेरा असेट यूज करने का मैं तेरे को पेमेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है सर। लीज इंसेंटिव का फंडा अलग है। सुनना ध्यान से, फंडा क्या है, बहुत मस्त फंडा है इसका। सपोज मैं ऑलरेडी किसी असेट को रेंट पे लेकर रखा था। सपोज जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में, तो मैंने सपोज एक क्लासरूम रेंट पे लेके रखी थी, है ना। अज्यूम कर लेते हैं। सपोज मिस्टर एके नहीं, मिस्टर एके ने क्लासरूम रेंट पे लिया, तो मिस्टर एके कौन हो गया? लेसी हो गया। किससे रेंट पे लिया सर, वो तो बताओ जरा। ले लेना, कोई भी एग्जाम ले लेते हैं यार। एग्जाम मिस्टर एक्स से अपन ने रेंट पे लिया था क्लास,
है ना। मैं लेसी था और मिस्टर एक्स लेसर था। अब हुआ क्या, जिस बिल्डिंग में मैंने ये क्लासरूम रेंट पे लेकर रखा था उसके बाजू वाली बिल्डिंग में एक और ओनर था, उसका नाम था मिस्टर के आर के। और ये बहुत कमीना आदमी था मिस्टर के आर के। इसने क्या क्या, ध्यान से सुनना। के आर के जी आए मेरे पास। के आर के जी आके बोलते हैं अरे ये एक्स तो ऐसा है, एक्स वैसा है, एक्स बहुत खराब आदमी है, इसके बारे में बुराई करने लग गए। 2 रुपीज पीपल है, ऐसा है वैसा है, बहुत बुराई किया इसके बारे में। और बोला सर ऐसे टेनेंट से तो अच्छा कोई हो ही ना ओनर, मगर मैं होता आपकी जगह तो मैं तो इसके क्लासरूम में क्या, इसके मतलब बिल्डिंग में कदम नहीं रखता, ऐसा आदमी है ये तो, बल्कि ऐसा आदमी ये है, बट उसके बारे में बुराई कर रहा था। मैंने बोला ठीक है फालतू बातें मतलब काम की बातें बता। तो बोलता है एक काम करो ना सर, आपको तो वैसे भी क्लासरूम चलानी है, तो आप इसको छोड़ के, मतलब इसका जो लीज एग्रीमेंट है वो आप एक्सपायर करके, इसको आप कैंसिल करके, टर्मिनेट करके, आप मेरे से ही जगह लीज पे ले लो ना। क्यों? मैंने बोला क्यों, तेरे पास ऐसा क्या है? वो बोला देखो सर, सबसे पहली बात, आपने ये जो रूम लेकर रखा है फॉर टीचिंग, दिस इज ओनली 500 स्क्वायर फीट, और इसके लिए आप पर एनम पे रेंट पे करते हो 10 लाख रुपीज पर एनम बेसिस पे। तो वो बोलता है मेरा एक तो एरिया सर 550 स्क्वायर फीट है, 50 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा है, प्लस मैं आपसे पेमेंट से 10 लाख ही चार्ज करूंगा। मैंने बोला 50 स्क्वायर फीट में मैं क्या कर लूंगा यार। वो बोलता है सर मेरा तो रोड फेसिंग, एकदम विंडो फेसिंग फ्रेश है। मैंने बोला मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उसने, और ऊपर से मैं उसको पता है ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि आप एक बात सोचो, एक क्लासरूम जब मैंने बिल्ड किया हुआ है इसके रूम में, तो मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है, मैंने पूरा सेटअप अच्छे से बिठाया हुआ है। अब वो सेटअप को निकाल कर किसी और टेनेंट में शिफ्ट करना, वो मेरे लिए बहुत एक तकलीफ वाली बात हो जाएगी ना यार, वो मेरे लिए कॉस्ट भी इन्वॉल्व करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 50 स्क्वायर फीट के बदले में वो एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर रहा है, बट जितना इसको अनइंस्टॉल करके यहाँ शिफ्टिंग में पैसा लग जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट ओनली, तो मैं क्यों करूँ सिर्फ 50 स्क्वायर फीट के लिए, है ना। अब सुनना मिस्टर के आर के भाई क्या बोले। मिस्टर के आर के ने मुझे बोला अगर आप इसको छोड़ के मेरे पास आ जाते हो ना, अगर आप इसको छोड़ के मेरे पास आ जाते हो, तो मैं आपको डे वन पे अपफ्रंट 5 लाख रुपया देने रेडी हूँ। ये 5 लाख मैं क्यों दे रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो ना कि आपको वो शिफ्ट मारना पड़ेगा, यहाँ से दूसरे बिल्डिंग में खर्चा आएगा, ये आएगा, ये लो 5 लाख मैं आपको दूंगा। मतलब ये पेमेंट देखना भी कौन किसको कर रहा है। और मैं मान गया ये चीज के लिए। मैं बोला ठीक है तू 5 लाख दे रहा ना, वेरी गुड, तो एक काम करते हैं मैं अभी इसको निकाल के तेरे पास आ जाता हूँ, है ना, मैं तेरे पास आ जाता हूँ। तो इस केस में के आर के भाई साहब एक को क्या देने वाले, 5 लाख देने वाले। के आर के तो लेसर था, लेसर लेसी को पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है, फॉर रीइंबर्सिंग सम एक्सपेंस सो दैट ही लीव्स हिज प्रीवियस टेनेंट एंड कम्स टू के आर के। उसको बोलते लीज इंसेंटिव। मतलब देखो लीज रेंट तो अभी भी लेसे ही लेसर को पे करेगा, ये 5 लाख वो हर साल नहीं पे करने वाला, एक बार वन टाइम पे करेगा। मतलब बदले में वो 10 लाख, सपोज मैंने 10 साल के लिए लिया लीज पे, तो 10 लाख फॉर एवरी ईयर मैं पे करूंगा उसको, हर साल 10 लाख पे करूंगा। बट मैं उसके पास आ जाऊं उसके लिए उसने मुझे क्या पे किया, लीज इंसेंटिव पे किया। तो ऐसे लीज इंसेंटिव को जब भी हम लीज पेमेंट्स निकालेंगे, तो अब लीज इंसेंटिव मैं बोलूं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो तो इनफ्लो है ना। जनरली लीज पेमेंट्स आर आउटफ्लो फॉर हिम, बट इस केस में लीज इंसेंटिव इज एन इनफ्लो। तो इसलिए अब स्टैंडर्ड सुनना ध्यान से क्या बोलता है, आपके पास जो भी फिक्स्ड पेमेंट है उसमें से क्या लेस करना पड़ेगा आपको, लीज इंसेंटिव। इसलिए वो लेस करने बोलता है, बिकॉज यहाँ तो वो इनफ्लो होने वाला लीज इंसेंटिव का। सबको समझा क्यों लेस और लेस को करता है, इसलिए करते हैं। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में चालू करने के पहले, देखो ऐसा भी होता है, क्यों होता है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी अपने को याद रह जाएगी ये चीज। अभी अगर मैं सिर्फ इतना बोलता था ना मिला तो माइनस कर देना, तो आधे टाइम तो लोग ये सोचते हैं कि अरे दिया क्यों, पागल है क्या, गधा आदमी है क्या, है ना। एक बार अपन ने समझ लिया ना कि क्यों दिया, कंसेप्चुअली वे वेरी साउंड, नो इश्यूज विद इट। सबको क्लियर है वाला पार्ट, आई होप सबको समझ रहा होगा ये चीज। देखो अगर समझ रहा है तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं समझ रहे तो तुम बराबर नहीं सुन रहे हो, मतलब मेरे में खोट नहीं। तो सर पागल हो गए घर पे अकेले बैठे बैठे, हो गया, सच में हो गया। चलो कोई नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, समझ रहे ना भाई, समझ रहे, वेरी गुड। चलो आज लीज इंसेंटिव, दीज आर पेमेंट्स मेड बाय द लेसर टू अ लेसी, साइनिंग बोनस हो सकता है, रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, वेरियस केसेस। इसको क्या करना है, डिडक्टेबल फ्रॉम अ लीज पेमेंट्स। क्लियर, ओके। इसके ऊपर कोई एग्जांपल लेकर सर जरा देखने दो मुझे एक बार, इसके ऊपर लीज इंसेंटिव के ऊपर देयर आर नो एग्जांपल्स, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो वो केआर के वाला एग्जांपल कॉपी कर सकते हो। बढ़ जाए अपन आगे, बढ़ जाते हैं ना सर, देर किस बात की। हम पढ़ रहे हैं लीज पेमेंट, लीज पेमेंट में अभी हमारे सेकंड पॉइंट के अंदर वो बोलता है लीज पेमेंट में क्या वेरिएबल पेमेंट्स गिनेंगे क्या, तो बोलता है हाँ वेरिएबल पेमेंट्स आर टू बी इंक्लूडेड दैट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और रेट। सर क्या बोला, दैट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और रेट, लीज पेमेंट में हम इसको गिनेंगे, ऐसा बोलता है वो। क्या बोला सर, कुछ समझा ही नहीं।
आ जाओ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने के पहले आ जाओ अपन पॉइंट पे आ जाते हैं पहले इधर। तो क्या बोलते हैं, वेरिएबल का मतलब पहले समझ लो। These payments that varies because of changes in facts or circumstances occurring after the commencement date, मतलब वो वेरी कर रहा है जो हमको डे वन पे नहीं पता कितना वेरी करने वाला है। सपोज कोई एस्केलेशन क्लॉज होता कि एवरी ईयर के एंड पे 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के दे देना, तब तो वो फिक्स्ड ही होता, तब तो वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ अमाउंट वेरी कर रहा है बट डे वन पे पता है कितना वेरी कर रहा है। यहाँ वेरी कर रहा है लेकिन पता नहीं कि एवरी ईयर एंड पे कितना वेरी वो करने वाला है, उसको बोलते हैं वेरिएबल लीज पेमेंट्स। अब वेरिएबल लीज पेमेंट्स को स्टैंडर्ड दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक ऐसे वेरिएबल लीज पेमेंट्स दैट आर लिंक्ड टू इंडेक्स और रेट। इंडेक्स मतलब क्या, जैसे अपना सेंसेक्स इंडेक्स हो गया, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, राइट, रेट लाइबॉर हो गया अपने लिए, इंटरबैंक एक्सचेंज रेट हो गया अपने लिए, राइट, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, कितने भी रेट हो सकते हैं तुम्हारे पास, एक तो वो हो सकता है। लीज पेमेंट्स व्हिच आर लिंक्ड टू इंडेक्स और रेट, मैं एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो। सेकंड, लीज पेमेंट्स आर व्हिच आर नॉट लिंक्ड टू इंडेक्स और रेट। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला कि तू मुझे 1 लाख बेस रेंट पे कर देना और हर साल के एंड पे जितना भी तेरा सेल्स होगा उसको मुझे 2% पे कर देना, तो ये जो 2% ऑफ सेल्स है ना, दैट इज योर वेरिएबल लीज पेमेंट। इसको बोलेंगे लीज पेमेंट व्हिच आर नॉट लिंक्ड टू इंडेक्स और रेट। सबसे पहले बात करता हूँ सिंपल वाले पॉइंट का, लीज पेमेंट्स व्हिच आर नॉट लिंक्ड टू इंडेक्स और रेट, मतलब जो सेल्स के बेस पे वेरिएबल हो गया या कोई दूसरे फैक्टर के बेस पे वेरिएबल हो गया। ऐसे पेमेंट को आप कभी भी डे वन पे जब लीज पेमेंट लोगे टू कंप्यूट और आरओयू और लीज लाइबिलिटी, उसमें आप नहीं गिनने वाले। तो ऐसे वेरिएबल पेमेंट को हम जैसे जैसे रिसीव करेंगे या जैसे जैसे पे ऑफ करेंगे वैसे वैसे एक्सपेंस आउट करते हुए चलेंगे अक्रूवल बेसिस के बेसिस। देखो क्या बोलते हैं, these payments do not depend on index or rate are not included as lease payments। वो लीज पेमेंट तो है लेकिन डे वन पे जब अपन लेंगे कैलकुलेशन करने के लिए उसमें नहीं लेंगे। आई होप सबको याद है ना, अपन लेसी के बुक्स में आरओयू और लीज लायबिलिटी बुक करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो उस फ्यूचर कैश फ्लोज को जो अपन डे वन पे कंसिडर करते हैं उसके कंप्यूटेशन में इसको अपन कंसिडर नहीं करने वाले। लीज पेमेंट तो है बट कंसिडर उसके अंदर नहीं करेंगे। इंस्टेड दे आर रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड, मतलब रिसीव करने वाला भी इसको जैसे जैसे रिसीव करेगा वैसे वैसे बुक करेगा और पे करने वाला भी जैसे जैसे अक्रू होएगा पेमेंट वैसे वैसे उसका एज एन एक्सपेंस बुक करता हुआ चलेगा, राइट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ विच आर लिंक्ड टू इंडेक्स और रेट। ये वाला पॉइंट मैं पढ़ूंगा, टेंशन मत लो, मुझे उसके लिए पहले ये वाला पढ़ना है ना। चलो आ जाते हैं अभी। अच्छा पढ़ लेता हूँ, ध्यान दे दो इधर। इन सम केसेस द वेरिएबिलिटी मे बी रिजॉल्व्ड ड्यूरिंग द लीज टर्म, कभी कभी ऐसा होता है कि वेरिएबिलिटी रिजॉल्व हो जाती है, हमको पता है कि पक्का पक्का इतना पेमेंट करना है, सो दैट पेमेंट बिकम्स फिक्स्ड। अगर ऐसा फिक्स बन जाता है कभी भी तो उस केस में हम रीमेजर करेंगे अपना लीज लायबिलिटी आरओयू एसेट। ये पॉइंट का मेन रेलेवेंस अपन तब समझेंगे जब अपन अकाउंटिंग सीखेंगे लेसी के बुक्स में, जब अपन अकाउंटिंग सीखेंगे लीज लायबिलिटी आरओयू एसेट का, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, आ जाते हैं अभी वेरिएबल लीज पेमेंट्स विच आर लिंक्ड टू इंडेक्स और रेट। अब ध्यान से सुनना कैसा है, दो पार्टी ले लेते हैं अपन, इधर एक मिस्टर ए के, मैं बोलता हूँ ये लेसी है अभी इस केस में, ही इज द लेसी, और है मिस्टर एक्स, ही इज द लेसर। एक्स की जगह लेगा अपना वो के आर के वाला, के आर के ले लेता हूँ, मिस्टर के आर के, ही इज द लेसर। ठीक है, अब सुनना, वो मुझे जो भी एसेट दे रहा है उसके बदले में लीज पेमेंट करने वाला। अब लीज पेमेंट सुनना कैसा है, वो बोला लीज टर्म इज 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स। उसके बाद ये बोला गया है कि जितना भी लीज पेमेंट्स रहने वाला है, लीज पेमेंट्स विल बी 1 लाख इनटू योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जब डे वन पे लीज एंटर किया ना तो अज्यूम करते हैं कि सीपीआई इंडेक्स, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इज 100। अच्छा आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं पता तो आपको ये पता है ना कैपिटल गेन्स में अपन इंडेक्सेशन करते है ना, अपन बोलते हैं कि 10 साल पहले अगर उसका 100 रहेगा तो आज वो उसका वैल्यू 121 हो चुका है, 122 हो चुका है, 150 हो चुका है, इंडेक्सेशन वैसा ही एक इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। तो हम अज्यूम करते हैं जिस दिन पे लीज एंटर हुई डे वन पे सीपीआई वाज 100। अब पेमेंट ऐसा है कि पेमेंट तो एवरी ईयर एंड पे करना है, डे वन पे कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, एवरी ईयर एंड पे पेमेंट करना है। और केआर के भाई साहब ने मुझे ऐसा बोला है कि बेस हम लेंगे 1 लाख रुपया और जितना जितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा उसके हिसाब से हम आपका लीज पेमेंट क्या करेंगे, एस्केलेट करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब अगर मैं आपसे डे वन पे पूछ लूं, अगर मैं आपसे डे वन पे पूछ लूं कि सर लेसी को लेसी ने लेसर को कितना पेमेंट करना है एवरी ईयर एंड पे, तो क्या 1 लाख ही पेमेंट करना है क्या? द आंसर इज उसको पे करना है 1 लाख प्लस जो भी रेट रहेगा सीपीआई का वो ईयर के एंड पे। सपोज ईयर वन के एंड पे
रेट हो गया 110 सीपीआई का, तो वो कैसा पे करेगा पता है? ईयर 1 के एंड पे 1 लाख इंटू 110 डिवाइड बाय 100। सपोज ईयर 2 के एंड पे ये इंडेक्स हो गया 130, तो वो कैसा पेमेंट करेगा? 1 लाख इंटू 130 डिवाइड बाय 100, ऐसा पेमेंट करेगा। सबको समझ रहा है पेमेंट कैसा होने वाला है? तो उस केस में जब हम लीज पेमेंट्स निकालेंगे, तो यहाँ तो वो जब अल्टीमेट पेमेंट होगा इट विल बी मोर देन 1 लाख। बट द क्वेश्चन इज, क्या हमको डे 1 पे पता है क्या 1 साल के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना होने वाला है, 2 साल के बाद वो इंडेक्स कितना होने वाला है? पता है क्या हमको डे 1 पे? इसलिए ये वेरिएबल लीज पेमेंट है। इसलिए ये क्या है? वेरिएबल लीज पेमेंट है, विच इज लिंक्ड टू एन इंडेक्स और रेट। सपोज ऐसा होता था कि लाइबॉर के बेस पे लिंक कर दिया कि जितना जितना उस ईयर के एंड पे लाइबॉर होगा उतना आपका परसेंट हम इंक्रीज कर देंगे। जैसे ईयर 1 के एंड पे लाइबॉर 5% है तो आप रेंट भरोगे 1 लाख प्लस 5%। ईयर 2 के एंड पे लाइबॉर 7% है तो आप रेंट भरोगे 1 लाख प्लस 7%। ईयर 3 के एंड पे अगर रेट 2% तो आप भरोगे 1 लाख प्लस 2%। इट माइट डिपेंड, राइट? तो इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल पेमेंट विच आर लिंक टू इंडेक्स और rate। इस केस में सर अकाउंटिंग कैसा किया जाए? सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है, क्योंकि डे 1 पे तो नहीं पता इंडेक्स कितना है। तो स्टैंडर्ड सुनना क्या बोलता है? स्टैंडर्ड ये बोलता है कि ऐसे केसेस में, ध्यान से सुनना, ऐसे केसेस में आप डे 1 पे तो जब कंप्यूट करोगे, सपोज मैं डे 1 पे लिख लेता हूं एक बार। डे 1 पे सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरा बेस रेंट कितना था, तो मैंने बोला मेरा बेस रेंट वाज 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 5 साल तक 1 लाख था। अब मुझे बताओ डे 1 पे आपका सीपीआई कितना है? सर डे 1 पे तो सीपीआई 100 ही रहेगा ना, मतलब वो जितना भी रहेगा उतने लेवल पे रहेगा, राइट? स्टैंडर्ड बोलता है जब डे 1 पे आप अकाउंटिंग करोगे आपको मेजर करना है ना आरओयू असेट टू लीज लाइबिलिटी, राइट? आपको करना है ये चीज मेजर, तो आप इसको मेजर करोगे बेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑन डे 1। तो मैं बोलूं डे 1 पे तो यार हर केस में इट विल बी इनटू 100 डिवाइड बाय 100, क्योंकि डे 1 पे थोड़ा इंडेक्स चेंज हो जाएगा, वो तो थोड़ा टाइम बाद चेंज होएगा। तो उस केस में वो बोलता है कि आप मेजरमेंट करोगे इसको डे 1 के इंडेक्स के हिसाब से। ये अकाउंटिंग कब का मैं बता रहा हूँ आपको? डे 1 का बता रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनना, जब पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? डे 1 पे हम मेजर ऐसे ही करेंगे। सपोज मैंने ले लिया वो डिस्काउंटिंग रेट 10%, तो मैं ले लूँ क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%, तो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर ये रहा कैलसी। प्लीज कंप्यूट करना 1 डिवाइड बाय 1.10। आंसर आएगा अपने को टोटल 3.79 लैक्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। भाई तुमको आता ना कैसे निकालते? नहीं आता तो देख लो भाई, मालूम पड़ा आधे लोग वैसे भी रहेंगे जो बोल रहे क्या कैसे निकाला सर? डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% लिया, 0.909 0.821 0.756 0.683 0.6, फिर अपन क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू सपोज आता है 3.79 लैक्स, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने आरओयू एसेट को यहाँ बुक करूंगा 3.79 लैक्स और यहाँ लीज लाइबिलिटी बुक करूंगा 3.79 लैक्स। मतलब मैंने जब डे 1 पे ये दोनों चीज कंप्यूट किया तो मैंने डे 1 के इंडेक्स के हिसाब से कंप्यूट कर लिया। अच्छा सर अगर ऐसा होगा, अपन डे 1 पे एस्टिमेट तो कर ही सकते हैं ना कि 1 साल के बाद सीपीआई कितना होगा, 2 साल के बाद सीपीआई कितना होगा, 3 साल के बाद सीपीआई कितना होगा? क्या वो एस्टिमेट के बेस पे हम ये कैश फ्लोज निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है आपको कोई भी फ्यूचर एस्टिमेट कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज ये सीपीआई इज अ ऐसा एस्टिमेट नहीं है कि आप क्लियरली कर सकते हो। आपको भी नहीं पता क्या होने वाला है फ्यूचर में जाकर, तो बोलते हैं एस्टिमेट इन्वॉल्व नहीं रहने वाला है। योर बेस्ट एस्टिमेट विल बी व्हाट यू हैव ऑन डे 1 एग्जैक्टली एक्यूरेटली। ये आपके पास ऑलरेडी है, अवेलेबल है, ये आपका बेस्ट एस्टिमेट हो सकता है। आप फ्यूचर के प्रेडिक्शन चेंजेस को प्लीज कंसिडर मत करना है। क्लियर? ये चीज तो हम ऐसे कंसिडर करेंगे। अब ऐसा हुआ कि सपोज ये अपन ने किया, ठीक है, ये अपना डे 1 पे हो गया। मैंने बताया था, जिसने भी मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा उसको पता है अपन आरओयू वस्तु को क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करते हुए चलेंगे, राइट? तो हम एंट्री क्या मारेंगे? हम सपोज 5 इयर्स लाइफ है तो डेप्रिशिएट करेंगे 3.79 डिवाइड बाय 5, इट विल कम टू 0.758। तो मैं ऐसे एंट्री मारूंगा, देख लेना ध्यान से। ईयर एंड पे, ईयर 1 के एंड पे डेप्रिसिएशन टू आरओयू असेट इट विल बी 0.758 एंड 0.75, राइट? फिर हम ईयर 1 के एंड पे सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो याद है ना ये लीज लाइबिलिटी है, तो इस पे हम पहले इंटरेस्ट अक्रू करवाएंगे, फिर पेमेंट रिसीव करेंगे, राइट? ये करने वाले तो मैं एंट्री मार के दिखा देता हूँ। उसका अमाउंट तो अपन निकालेंगे एज पर लोन एमोटाइजेशन टेबल। कैसे आएगा इसका एंट्री? हम पहले एंट्री मारेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस
टू लीज लाइबिलिटी, और उसके बाद हम ईयर 1 के एंड पे जो भी पेमेंट करेंगे उसका हम एंट्री क्या मारेंगे, उसका हम एंट्री मारेंगे लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, जो भी पेमेंट किया वो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, वो ईयर 1 के एंड पे पेमेंट कितना करने वाला है? ईयर 1 के एंड पे वो पेमेंट 1 लाख नहीं करने वाला, ईयर 1 के एंड पे जो इंडेक्स है उस हिसाब से पेमेंट करने वाला है, राइट। हम अज्यूम करते हैं कि ईयर 1 के एंड पे एक्चुअल में जो इंडेक्स हो गया ना, इंडेक्स सीपीआई का, इट वाज 110। अब मुझे एक बात बताओ, चलो आपने ईयर 1 के एंड पे तो 1,10,000 पेमेंट कर दिया, राइट। लेकिन अब मैं बोलूं आपके ईयर 1 के एंड पे कितने कैश फ्लोज और जाने बाकी है फ्यूचर में, वो है ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का और ईयर 5 का। उस केस में आप जब कैश फ्लोज लोगे तो अब आपने तो डे 1 पे 1 लाख कंसिडर किया था, जैसे ईयर 1 के एंड पे एक्चुअल में सीपीआई 110 हो गया और आपने अभी पेमेंट 1,10,000 के हिसाब से किया, तो इस केस में आपके जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज है सबके सब क्या होने वाले हैं, रीसेट होने वाले। क्या होने वाले? रीसेट करने पड़ेंगे आपको। रीसेट कैसे करने पड़ेंगे वो सिखाता हूं अभी। अब मुझे ये पता है कि ईयर 1 के एंड पे मैंने 1,10,000 का पेमेंट कर दिया, तो उस केस में ईयर 1 के एंड पे अपने पास एक्चुअल सीपीआई का इंफॉर्मेशन आ गया विच इज रेलिवेंट आल्सो। तो हम क्या करेंगे, ईयर 2 के कैश फ्लोज चेंज करके 1.1 लाख, 1.1 लाख, 1.1 लाख और 1.1 लाख कर देंगे। करेंगे पूरा समझ लो, फिर बताऊंगा कैसे अकाउंटिंग होगा। किया? अब मैं एक काम करता हूं, बना देता हूं लोन एमोर्टाइजेशन टेबल। सुनना कहानी कैसी बैठी है अभी। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग। ओपनिंग हमारा था 3.79 लैक्स, उस पे हम रिकॉर्ड करते हैं इंटरेस्ट एट द रेट 10%। तो हम बोलेंगे 3.79 इंटू 10% विच इज बराबर। उसके बाद हम करेंगे रीपेमेंट, राइट। अब रीपेमेंट तो हमने एक्चुअल में कितना किया, 1.1 लैक्स का किया, तो हम बोलेंगे 3.79 प्लस 10% माइनस 1,10,000। सबको समझा ना 1.1 कैसे आया, 110 हो गया ना सीपीआई, उस हिसाब से आपका क्लोजिंग कितना हो गया, 3.069। आपको क्या करना है, आपको अभी जो रिवाइज्ड कैश फ्लोज चेंज हुए हैं उसके बेसिस पे आपको वापस से रीमेजरमेंट करना है, कभी ईयर 1 के एंड पे। अब देखो रीमेजरमेंट कैसे होगा, मेरा अभी क्लोजिंग तो दिख रहा है 3.069 पे, अब मुझे रीमेजरमेंट करना है। रीमेजर क्यों किया मैंने बताया, क्योंकि अभी अपन ने पेमेंट चेंज कर दिया ना, और अपने को एक्चुअल सीपीआई मिल गया ईयर 1 के एंड का, तो अपने को वापस क्या करना पड़ेगा, रिस्केड्यूल करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालूंगा एट द रेट 10% अगेन, और मैं निकालूंगा इसका प्रेजेंट वैल्यू, वैसे ही 0.909, 0.821 वैसे हिसाब से। अब वो कैसे आएगा ध्यान से देखना, 1 डिवाइड बाय 1.10, 2 3 GT इंटू 1,10,000, इट कम्स टू, इसका प्रेजेंट वैल्यू आता है 3,48,686 ले लेते हैं हम। मतलब अभी हमारा देखो प्रेजेंट वैल्यू चेंज होकर कितना हो चुका है, 3,48,686। हमारा क्लोजिंग दिख कितना रहा है, इट इज शोइंग एट 3,06,900 अप्रोक्सीमेटली, बराबर। अब हमको करना क्या है, ऐसे केस में हम बोलते हैं कि हमारे लीज लाइबिलिटी के मेजरमेंट में चेंज हुआ है, जिसको बोलते हैं रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। ये रीमेजरमेंट क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर कैश फ्लोज है वो चेंज होने वाला है, उसके बारे में हमारे पास एविडेंस आ गया ईयर 1 के एंड पे, तो जब एविडेंस आया उस दिन पे चेंज करेंगे, बराबर। अब उस दिन पे कितना चेंज करेंगे, मुझे बताओ डिफरेंस कितना है, 3,06,900 माइनस 3,48,686, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 41,786। तो आपको पता है इस दिन पे ईयर 1 के एंड पे आपको मालूम पड़ा है कि आपका लीज लाइबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय दिस मच अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एंट्री मारेंगे, हमको इंक्रीज करना लीज लाइबिलिटी, तो हम बोलेंगे टू लीज लाइबिलिटी और डेबिट करेंगे आरओयू एसेट। मतलब इस दिन पे एक्स्ट्रा आरओयू एसेट क्या होने वाला है, बुक होने वाला है। अब जो भी आरओयू एसेट फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगा वो इस रिवाइज्ड अमाउंट के ऊपर, मतलब आपका जो भी आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट बचा होगा प्लस दिस अमाउंट, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका मतलब जब भी आपका वेरिएबल पेमेंट इज लिंक टू एन इंडेक्स और रेट, आप उसको डे 1 पे कंसिडर करो, क्लियर। सेकेंड, जैसे जैसे साल बीतते हुए चलेंगे, जैसे जैसे आपने पेमेंट अपना चेंज किया रहेगा, जैसे आपने डे 1 पे लिखा 1 लाख लिया रहेगा,
ईयर 1 के एंड पे हमको बोला था कि एवरी ईयर एंड पे आप पेमेंट रीमेजर करोगे, रीशेड्यूल करोगे, सीपीआई के हिसाब से पेमेंट करोगे। तो ईयर 1 के एंड पे मुझे मालूम पड़ेगा सीपीआई कितना हो गया, 110 हो गया। तो अब मुझे पता है कि ईयर 2, 3 और 4 और 5 में मेरा पेमेंट 1 लाख नहीं, अभी मिनिमम 110 तो जाने ही वाला है, बिकॉज सीपीआई हैज इंक्रीज टू 110। अब ये 110 हो गया एक्चुअल में, ये अपने को डे 1 पे नहीं, ईयर 1 के एंड पे ही मालूम पड़ा। तो जिस दिन मालूम पड़ा उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लीज लाइबिलिटी को और आरयू एसेट को क्या करना पड़ेगा, रीमेजर करना। तो समझा के ये वाला, सबको समझा, ये पक्का समझा के ये चीज पक्का। तो इस केस में अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस का बात करूं, अपन ये एक्सपेंस बुक करेंगे, ये यहाँ पेमेंट बुक करेंगे, और फिर एक आखिरी में ये एंट्री मारेंगे। फिर ईयर 2 के एंड पे इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगेन कैश फ्लो चेंज हो गया, तो फ्यूचर के कैश फ्लो आप ही चेंज करेंगे, अगेन दिस साइकिल विल गो ऑन। एंड सबको समझा क्या ये चीज? अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, बिकॉज इसका डिटेल अपन कहाँ करने वाले, क्वेश्चन के अंदर करने वाला है। आइडियली क्वेश्चन में इतना डिटेल में आता भी नहीं है, वो तो मैंने आपको फिर भी समझा दिया पूरा डिटेल के अंदर कि अगर फ्यूचर में चेंज हुआ तो कैसे होगा, राइट? अच्छा ठीक है। अब जब मैंने ईयर 1 के एंड पे अपने सीपीआई को 100 से 110 किया, उसको बोलते हैं सीपीआई को रीसेट करना। क्या बोलते हैं उसको? सीपीआई को रीसेट करना। और उस रीसेट के बेसिस पे मैंने क्या किया, फ्यूचर के कैश फ्लोस चेंज किया। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, इधर आ जाओ। ऑन इनिशियल मेजरमेंट देखो, अपन ने डे 1 का बात करा, डे वन का दीज पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द लीज पेमेंट्स and are measured using the index or rate on the commencement date, day 1 का on initial measurement। initial measurement में हमने डे 1 के सीपीआई के हिसाब से कंसीडर किया सारा का सारा पेमेंट्स, और उस हिसाब से पूरा अकाउंटिंग कर दिया डे 1 पे। फिर बात करते हैं ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, मतलब एवरी ईयर एंड पे these payments will be remeasured। हमने ईयर एंड पे क्या किया, रीमेजर किया बेस्ड ऑन दी चेंजेस इन प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ एक और कैच है, आपको ये जो चेंजेस किया ना मैंने, जैसे मैंने क्या बोला अभी ईयर 1 के एंड पे मैंने 110 सीपीआई के हिसाब से पेमेंट किया, तो मेरा कैश फ्लोस फ्यूचर में कितना हो गया, 1,10,000 1,10,000 1,10,000 1,10,000। ये जो रीमेजरिंग है ना, ये आपको एवरी ईयर नहीं करनी है सर, ये आपको हर ईयर के एंड पे नहीं करनी है। तो सर कब करनी है? जब जब आपके पेमेंट रीसेट होते हैं, ध्यान से सुनना, जब जब आपके पेमेंट रीसेट होते हैं तब तब आपको करनी है। सर क्या बोला, समझाने एक बार जरा समझा दो, इसका मतलब क्या, आप ध्यान से सुनना। जब जब आपके पेमेंट क्या होते हैं, रीसेट होते हैं, इसका मतलब सपोज ऐसा बोला ईयर 1 में, सॉरी डे 1 पे बोला कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख क्या करना है आपको, पेमेंट करने का। फिर ये बोला कि आपका जो ईयर 1 का पेमेंट रहेगा दैट विल बी 1 लाख ओनली, मतलब ईयर 1 का पेमेंट विल बी बेस्ड ऑन दी सीपीआई ऑफ डे 1 ओनली। ईयर 2 का पेमेंट विल बी बेस्ड ऑन दी सीपीआई ऑफ डे 1 ओनली। हम रीसेट कब करेंगे, सिर्फ ईयर 3 में करेंगे, मतलब हम एवरी 3 इयर्स में एक बार रीसेट करेंगे। तो आपको जो थर्ड ईयर का पेमेंट करना है, वो सपोज थर्ड ईयर के एंड पे सीपीआई हो गया 130, तो आप थर्ड ईयर में कितना पेमेंट करोगे, 1.3 लाख। सिमिलरली आप फोर्थ ईयर में भी कितना पे करोगे, 1.3 लाख। फिफ्थ में कितना पे करोगे, 1.3 लाख। हाँ, अगर सिक्स ईयर भी होता तो सिक्स ईयर में हम वापस क्या करते, अगेन रीसेट करते सिक्स ईयर के इंडेक्स के हिसाब से। सपोज सिक्स ईयर में इंडेक्स हो गया 150, तो आपको पेमेंट करना पड़ता 150 के इंडेक्स के हिसाब से। मतलब यहाँ रीसेट एनुअली नहीं हो रहा है, यहाँ वो ये नहीं बोल रहा है कि हम एस्केलेट एनुअली करेंगे, वो बोलता है कि हम एस्केलेट एवरी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद करेंगे, राइट? तो स्टैंडर्ड भी ये बोलता है कि अगर आपको एस्केलेशन एवरी ईयर एंड पे नहीं करना है, सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के बाद करना है, तो उस केस में जो मैंने आपको रीमेजरमेंट सिखाया ना कि हम फ्यूचर के कैश फ्लोस को भी अगेन रीमेजर कर देंगे, ये रीमेजरमेंट भी आपको सिर्फ उसी दिन पे करना है जिस दिन पेमेंट्स क्या होते हैं, रीसेट होते हैं। वापस से रिपीट करता हूं, इसका मतलब क्या, सपोज क्या हमने फर्स्ट ईयर के एंड पे रीसेट किया था, आंसर इज नो। क्या हमने सेकंड ईयर के एंड पे रीसेट किया था, आंसर इज नो। हमने फर्स्ट और सेकंड ईयर का पेमेंट किया एज पर दी रेट ऑन डे 1। हमने फर्स्ट ईयर में ईयर एंड के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, ईयर 2 के एंड पे ईयर 2 के एंड के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, डे 1 के सीपीआई के हिसाब से पेमेंट किया। सर ऐसा क्यों, क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है? फिर हम ईयर 3 में आके रीसेट हुआ, रीसेट होकर कितना हो गया, 1.3 लाख। तो आप ईयर 3 में आप रीमेजरमेंट करोगे, आप ईयर 3 में आके बोलोगे कि ईयर 4 का अभी कैश फ्लोस कितना हो जाएगा, 1.3 और 1.3 हो जाएगा। ये आप कब बोलोगे, ईयर 3 में आने के बाद बोलोगे कि ईयर 4 और ईयर 5 में 1.3 हो जाएगा, और आप फिर से रीमेजर करोगे, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज रहेगा उसका आप ऐसी एंट्री से पास ऑन। देखो क्या बोलता है, on subsequent measurement these payments will be remeasured only when there is a change in cash flows। मेरा चेंज इन कैश फ्लो पहली बार कभी हुआ था 3 साल के बाद, तो मैं 3 साल के बाद रीमेजरमेंट करूंगा। सपोज मेरा सेकंड कैश फ्लो चेंज छठे साल के बाद होगा, तो मैं छठे साल के बाद रीमेजरमेंट करूंगा। सपोज ऐसा होगा कि मेरा कैश फ्लो एवरी ईयर के एंड पे चेंज हो रहा है, तो मैं एवरी ईयर के एंड पे क्या करूंगा, रीसेट करूंगा, रीमेजर करूंगा।
आपको समझा क्या ये चीज? मैंने यहाँ ये चीज बहुत फिल्म बता दिया, मॉड्यूल में तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है, और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो वो तो अपन लिख के सॉल्व भी कर लेंगे। सबको क्लियर क्या चीज, कंसेप्चुअली समझा सबको ये चीज? परफेक्ट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेगा इसके ऊपर, तो सर क्लियर हो जाएगा हमको, फटाफट फटाफट आ जाइए, क्वेश्चन कर लिया जाए। हम ये वाले पार्ट पे क्वेश्चन करेंगे, स्पेशली इंडेक्स लिंक टू रेट, वो आएगा अपना क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए प्लीज। ये मैं कर रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और हम पहली बार सुन रहे हैं सारी चीजें। अपने को पता है ये सब चीजें ऐसे थोड़ी ट्रिकी को लगती है, बिकॉज हम फेमिलियर नहीं है सबसे, हमने एएस वगैरह में सब कुछ सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ होता है करके, है ना? ठीक है, आ जाओ 24। वेरिएबल लीज पेमेंट्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और रेट। Entity XYZ is a medical equipment manufacturer and a supplier of the related consumables. कस्टमर ABC, कस्टमर वर्ड यूज किया, मतलब कस्टमर कौन हो गया? लेसी हो गया। एंटिटी XYZ कौन हो गया? लेसर हो गया। सप्लायर वर्ड यूज किया ना उसके लिए लेसर। देखो ये क्वेश्चन में कैसा हिंट है। ऑपरेट्स अ मेडिकल सेंटर अंडर द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय बोथ द पार्टीज। एंटिटी XYZ grants customers ABC the right to use a medical laboratory machine, मतलब उसने मशीन यूज करने दिया है नो कॉस्ट, एंड कस्टमर ABC परचेजेस कंज्यूमेबल फॉर द इक्विपमेंट फ्रॉम एंटिटी एट ₹100 ईच। एक सेकंड, अपन ने बराबर कर रहे हैं ना भाई क्वेश्चन, एक सेकंड ना भाई। दैट डू नॉट डिपेंड ऑन इंडेक्स और रेट। हाँ ठीक है, सही है सही है सही है, आ जा। हाँ, वो बोलता है कि XYZ ABC को एक मशीन देगा, है ना? मशीन देगा, मशीन के बदले में उसको कोई पेमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मशीन के साथ वो कंज्यूमेबल सप्लाई करेगा। ये मशीन को यूज करने के लिए कंज्यूमेबल चाहिए रहेगा, उस कंज्यूमेबल का वो पेमेंट चार्ज करेगा एट ₹100 ईच। उसको बोलते हैं वेरिएबल लीज पेमेंट। अब ये इंडेक्स से लिंक्ड है कि नहीं अपन देखेंगे धीरे धीरे, है ना? अच्छा, अब क्या बोलता है आगे? बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिक the consumables can only be used for that equipment and customer ABC cannot use for other consumables as substitutes. There are no minimum purchase amount required in the contract. कोई minimum purchase नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने consumable कुछ नहीं खरीदा तो भी आपको इतना पेमेंट करना है। There is no minimum payment. Based on its historical experience के बेस पे बोलता है कि एटलीस्ट 8,000 यूनिट परचेज कर लेता है। मैंने बताया था ऐसे केस में ये शायद इनसब्सटेंस फिक्समेंट का बात भी कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन मैटर यहाँ नहीं करता है। आपको लगता है आप 8,000 खरीद लोगे तो क्या, उस केस में मैटर नहीं करने वाला। ये बताओ कि कुछ नहीं भी खरीदा तो भी कितना पेमेंट करना है, ऐसा कुछ पेमेंट है क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, तो इस केस में आगे पढ़ते हैं अपन। कस्टमर ABC has appropriately assessed that the arrangement contains a lease of medical equipment. There are no residual value guarantees or other forms of ठीक है, whether these payments affect the calculation of lease liability and ROU asset. The question is ये क्या वेरिएबल पेमेंट है? द आंसर इज वेरिएबल पेमेंट है, बिकॉज जितना जितना कंज्यूमेबल लेगा उतना उतना क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन डे वन पे क्या ऐसे वेरिएबल लीज पेमेंट को हम गिनेंगे क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज दीज वेरिएबल लीज पेमेंट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी इंडेक्स और रेट। देखो वो भी यही बोलता है, even though customer ABC may believe that it is highly unlikely to purchase lesser than 8,000 units, there are no lease payments for purpose on initial measurement. Initially आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने वाले। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाना सर। सुना क्या बोलता है? An entity enters into a 10-year lease of property. The lease payments for the first year is ₹1,000. The lease payments are linked to CPI, Consumer Price Index. That is not a floating interest rate. The CPI at the beginning of the first year is 100. Beginning पे तो वो 100 ही था, ठीक है। Lease payments are updated at the end of every second year. Lease payment reset कब होने वाला है? Every second year के end पे reset होने वाला है। At the end of year one, the CPI is 105. अच्छा, CPI 105 है year one के end पे, आपको कब मालूम पड़ेगा? Day one पे भी, year one के end पे मालूम पड़ेगा। अच्छा, year one के end पे आपको पेमेंट CPI के हिसाब से करना है क्या? The answer is no, क्योंकि reset कब हो रहा है? 2 साल के बाद हो रहा है। At the end of 2 years, CPI is 108. What should be included in the lease payments? देखो इन्होंने बहुत छोटा सा आंसर दिया है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा इसके अंदर, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सुनना ध्यान से। सबसे पहले कितना साल है? 10 साल है। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैश फ्लोस कितना है? 1000 था क्या सर? इट वाज 1000 पर, ओके। 1000 1000 और ये हर साल 1000 रहेगा। डे वन पे सीपीआई कितना है? डे वन पे सीपीआई है 100/100 के हिसाब से, तो हमारा कैश फ्लोस तो डे वन के हिसाब से 1000 रहने वाला है हर साल, है ना? हर साल उतना रहने वाला है।
अब मुझे बताओ जब डे 1 पे अपन एंट्री मारेंगे ROU असेट टू लीज लाइबिलिटी, तो हमको मारना है एंट्री प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस पे, तो हम एंट्री ऐसे ही मारेंगे, तो हम निकाल लेगा इसका डिस्काउंटेड दिया होगा सर कुछ भी नहीं। तो हम एक काम करते हैं, मैं 10% रेट अज्यूम करता हूँ, आपको दे देता हूँ, प्लीज निकालो प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है, खुद से निकालना, कॉपी मत करना है। 1 डिवाइड बाय 1.10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर कम्स टू 6145 ले लेते हैं, 6145, राइट। अब क्या करना है, ये अपन ने डे 1 पर अकाउंटिंग कर लिया, अब आएगा ईयर 1 का एंड। ईयर 1 के एंड पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आरओई को डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम सर एंट्री क्या मारेंगे, हम एंट्री मारेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट, बिकॉज इसका लाइफ 10 ईयर्स है, मैं एसएलएम बेसिस अज्यूम करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि 614 रहेगा और 614 रहेगा। अब प्लीज एक एक रुपये लफड़ा मत करना, मेरे से 615 लिखो, ठीक है यार, कोई बात नहीं। फिर सिमिलरली ईयर 1 के एंड पे इस लीज लाइबिलिटी के ऊपर एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना है और एक रीपेमेंट करना है। तो इसके लिए हम बना ले क्या, लीज लाइबिलिटी के लिए, लीज लाइबिलिटी के लिए बाजू में लोन एमोटाइजेशन टेबल, राइट। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग, ओपनिंग वॉज 6145, इसके ऊपर लगाएंगे इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट, 10%, तो वो आएगा 16.45। फिर लगाएंगे रीपेमेंट, फिर आएगा क्लोजिंग। सबसे पहली बात, ये इत्तेफाक की बात है कि यहाँ डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट सेम आ रहा है, क्यों, लाइफ भी 10 ईयर्स है, रेट भी 10%, इत्तेफाक की बात है, हर केस में सेम नहीं आने वाला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लाइबिलिटी बुक कर लेंगे। कितना अमाउंट रहेगा सर, 16, 5 ले लूं क्या इसको यार, 4 ले लेता हूँ, फिर लफड़ा करोगे वरना, है ना। ईयर 1 के एंड पे माय क्वेश्चन टू यू सर, सोच समझ के आंसर करना, रीपेमेंट कितना होने वाला है, क्या रीपेमेंट 1000 होगा या फिर 1000 इंटू 105 डिवाइड बाय 100 होगा। सर ये 105 डिवाइड बाय 100 क्या है, सीपीआई के बेसिस पे। तो हम क्वेश्चन अभी ध्यान से पढ़ते हैं। वो बोलता है कि लीज पेमेंट्स आर अपडेटेड एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, एवरी सेकेंड ईयर पे वो रीमेजर होता है। तो क्या फर्स्ट ईयर के एंड पे सीपीआई के बेसिस पे पेमेंट करना है क्या, द आंसर इज, क्योंकि वो खुद ही बोले ना सेकेंड ईयर के एंड पे एवरी 2 ईयर में हम रीमेजर करेंगे, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे पेमेंट कितना करना है, फर्स्ट ईयर के एंड पे हमको पेमेंट करना है जो डे 1 पे सीपीआई था उसके हिसाब से। हाँ, अगर ऐसा बोलता कि एवरी ईयर एंड पे रीमेजर करना पड़ेगा, तो उस केस में हम ईयर 1 के एंड पे सीपीआई के हिसाब से पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ हम पेमेंट कितना करेंगे, 1000 ही पेमेंट करेंगे, तो उस केस में कितना आएगा, 6145 माइनस, सॉरी 6145 प्लस 10% माइनस 1000 कम्स टू 5760 ले लेते हैं, 60 आता है। तो इस केस में क्या सर ईयर 1 के एंड पे सीपीआई 105 हो गया, तो क्या ईयर 1 के एंड पे फ्यूचर के कैश फ्लोस को, ध्यान से सुनना, ईयर 1 के एंड पे क्या फ्यूचर के कैश फ्लोस को 105 सीपीआई के हिसाब से एडजस्ट करूं क्या, स्टैंडर्ड बोलता है इतना मगजमारी करने का जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट सिर्फ तभी करना है जब रियल में कुछ चेंज होता हो। क्या फर्स्ट ईयर के एंड पे आपकी कैश फ्लो में कुछ चेंज हुआ है क्या, आपने क्या 1000 के बदले 1050 भरा क्या, नहीं ना, तो आपको रीमेजर करने का जरूरत नहीं, 1000 रहने दो, बराबर है सब कुछ आपका। फिर आता है अपन ईयर 2 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे अपन सबसे पहले क्या करेंगे, डिप्रिशिएट करेंगे, तो हम एंट्री मारेंगे आरओयू असेट, सॉरी डेप्रिसिएशन टू आरओयू असेट, राइट। फिर आएगा ईयर 2 के एंड पे वापस अपन इंटरेस्ट बुक करेंगे, तो अपन इंटरेस्ट का वही एंट्री मारेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लाइबिलिटी। अब वो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे ईयर 2 के एंड पे ओपनिंग वाज 5760, इंटरेस्ट आएगा 576। अब आएगा रीपेमेंट का बारी, अब रीपेमेंट कितना करना है, 1000 या 1080, 1080 करना है। कैसे आया सर 1080, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है सीपीआई कितना हो गया, 108 हो गया था, तो हम बोलेंगे यहाँ इट विल बी 1000 इंटू 108 डिवाइड बाय 100, बिकॉज एवरी सेकेंड ईयर के एंड पे क्या करना है, रीसेट करना है। तो अभी आपका कैसा हो जाएगा, 5760 प्लस 576 माइनस 1080, नाउ इट हैज कम टू 5256। क्योंकि आपका भी रियल में कुछ चेंज हुआ है कैश फ्लो के अंदर, और आपका रियल में सीपीआई भी चेंज हुआ है प्लस कैश फ्लो भी चेंज हुआ है, इसलिए अभी आप क्या करोगे, ईयर 2 के एंड पे जैसे ही आपने अपना रीपेमेंट शेड्यूल चेंज हुआ बिकॉज ऑफ रीसेटिंग ऑफ सीपीआई, बिकॉज बोला है कि एवरी सेकेंड ईयर के एंड पे रीसेट होएगा, तो हमको ये चीज एक और पता है कि अगर सेकेंड ईयर के एंड पे कैश फ्लो चेंज हुए तो आने वाले साले सारे कैश फ्लोज का जो भी एस्टिमेट थे वो सारे चेंज हो चुके हैं। अब
हम लेंगे कैश फ्लोस, कितना लेंगे एवरी ईयर एंड पे, अब हमको लेना पड़ेगा 1080, बिकॉज देखो हम फोर्थ ईयर के सीपीआई के हिसाब से ले नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारे पास एक्चुअल वाला है नहीं, एस्टिमेटेड लेना अलाउड है नहीं, तो कौन सा लेंगे, जिस दिन पे ये रीस्केड्यूलिंग कर रहे हैं उस दिन के हिसाब से सीपीआई कितना है, दैट इज योर बेस्ट एस्टिमेट, उस हिसाब से हम लेंगे। तो हर साल कितना रहेगा 1080, बट डिस्काउंट करेंगे वापस से अपन, है ना। तो उसका बताओ जरा प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है, यहाँ लेना 0.909। प्लीज इधर थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर मत लेना भाई, अभी आप सेकेंड ईयर के एंड पे कैलकुलेट कर रहे हो, सेकेंड ईयर के एंड के हिसाब से थर्ड ईयर का एंड इज जस्ट 1 ईयर अवे, तो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना सर। कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.10, 2 3 4 5 6 7 8 GT into 1080, इट कम्स टू, मेरा प्रेजेंट वैल्यू आता है 5762 ले लेते हैं, ये मेरा आ गया प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ईयर 2 के एंड पे जब रीसेटिंग रियल में हुआ है तो उस एस्टिमेट के बेस पे मेरा क्लोजिंग होना चाहिए 5762, एक्चुअल में कितना है 5256, तो माइनस कर देना 5256, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 506 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 506 का डिफरेंस है। आइडियली ये डिफरेंस से मेरा लीज लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होना चाहिए, तो मैं एंट्री ईयर 2 के एंड पे, ये एंट्री मारूंगा, मैं एंट्री मारूंगा ROU असेट टू लीज लायबिलिटी, कितना 506 और 506, ये एंट्री अपन पास। सबको समझा अपन ने क्या किया, ऐसा क्यों किया वो समझे क्या अपन, ये चीज याद रखना। हमने ये ROU असेट को डेबिट इसलिए किया बिकॉज ये असेट के कैश फ्लो में चेंज है, ये सब पैसा हम असेट के यूज के लिए पे करते हैं, तो ऐसे कुछ भी चेंजेस को हम ROU असेट से एडजस्ट करेंगे। और लीज लायबिलिटी को इंक्रीज इसलिए किया बिकॉज इतना अमाउंट से हमारा फ्यूचर में कैश फ्लो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। आपको समझा ये वाला पार्ट, ये देखो इतने वापस से बता रहा, आपको चाहिए तो देख लो कितना सोल्यूशन दिया हुआ इन्होंने, देखो क्या बोला हुआ है, एट द लीज कमेंसमेंट डेट the lease payment are 1000 per year for 10 years, very good, the entity does not take into consideration the potential future changes in the index, very good, at the end of year 1 the payments have not changed and hence liability is not updated, वो बताया मैंने आपको। at the end of year 2 when the lease payment change the entity updates the remaining 8 lease payments to 1080 per year, वो remaining 8 ही है ना, ये तीन से लेकर 10 साल तक 8 पेमेंट को भी 1080 के सबसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना। आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा चीज, जब स्टार्टिंग में सुना होगा तो ऐसा लगा होगा हाँ सर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है, जितना डिस्कस करेंगे जितने बार आप पढ़ोगे उतने बार और आप क्लियर होते चलोगे उसमें। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड, प्लीज 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 कॉपी दिस, यही है वो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 23 के। एग्जाम में आपको इतना डिटेल में नहीं देना मत दो, एग्जाम में जितना बुक में दिया उतना लिख के आओ, डिटेल में पूछा तो देखा डिटेल में, एंट्रीज मांग ली तो ऐसा आपका अकाउंटिंग रहने वाला है इसके अंदर। ये आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए सर। ईयर 2 के एंड का डेप्रिसिएशन तो उतना ही रहने वाला है। ईयर 3 से डेप्रिसिएशन विल चेंज बिकॉज ROU का एस्टिमेट चेंज हो चुका है अभी आपका। ईयर 3 का अकाउंटिंग सब मैं बता नहीं रहा, वो सब इतना तो आपका आना चाहिए एट CA फाइनल लेवल यार। इंटरेस्ट ईयर 2 का कितना आया था अपने लिए, 576। बता दूं ईयर 3 से डेप्रिसिएशन चेंज करना, ईयर 2 के एंड से नहीं। यहाँ डेप्रिसिएशन टू ROU होगा, मैं निकाल के बता दूं का अमाउंट आपको, चलो निकाल देता हूँ ना मैं आपके लिए, कितना रहेगा पता है, 6145 माइनस 614 माइनस 614 प्लस 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 ऐड किया था ना उतना अमाउंट से, कितना अमाउंट से हमने इंक्रीज किया था सेकेंड ईयर के एंड पे, 506 से इंक्रीज किया था, 506 राइट। कितना बैलेंस था जरा बताना, 6145 माइनस 614 माइनस 614 प्लस 506, इट कम्स टू 5423 डिवाइड बाय 80 कर देना, कितना आ जाएगा 678 678। डेप्रिसिएशन हैज इंक्रीज इन फ्यूचर ईयर्स बिकॉज अपना ROU एसेट इंक्रीज हुआ था ना, तो वो इंक्रीज हो गया। सिमिलरली ईयर 3 के एंड पे अपना लीज लायबिलिटी बुक करोगे आप इंटरेस्ट के हिसाब से। सबको समझा के वाला पार्ट, बस वो आपने कॉपी किया एंट्रीज, फिर आप ये लोन एमोर्टाइजेशन टेबल प्रिपेयर करोगे। आप चाहो तो एक ईयर 3 का आपको बता दो, ईयर 3 का कैसे हो जाएगा। ईयर 3 में यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ ईयर 3 के ओपनिंग में 5256 मत लिखना, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 506 ऑल्सो बिकॉज इतने से आपने इंक्रीज किया था ना, फिर जो भी 10% इंटरेस्ट कंप्यूट करेगा वही अमाउंट पे कंप्यूट कर लेना,
फिर जो रीपेमेंट रहेगा, रीपेमेंट विल बी 1080 ओनली, बिकॉज अब ये थर्ड ईयर पे रीसेट नहीं, फोर्थ ईयर पे रीसेट होगा। तो थर्ड ईयर पे तो कुछ चेंज हुआ नहीं, तो लाइबिलिटी चेंज करने का जरूरत नहीं है, जो भी आपका क्लोजिंग रहेगा वो क्लोजिंग आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू तो और ये मेरा वर्किंग नोट नंबर, ये ईयर टू के एंड की एक्स्ट्रा एंट्री। प्लीज प्रेजेंटेबल फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करना सर, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। डन विद दिस? ओके वी आर डन विद दिस। नहीं हुआ तो प्लीज पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। अभी अपन आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो चुका है सर, लीज पेमेंट के अंदर हमने देखा वेरिएबल लीज पेमेंट दैट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और रेट। इंडेक्स और रेट वाले पेमेंट हम इंक्लूड करेंगे, अदर देन इंडेक्स और रेट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको जब जब अक्रू होगा तब तो रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है चीज? थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल है, क्या बोलता है, लीज पेमेंट के अंदर आप एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन भी इंक्लूड करोगे इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। इसका मतलब क्या है सर, आपने देखा था लीज टर्म के अंदर, क्या लीज टर्म में हमको रिन्यूअल ऑप्शन भी गिनना चाहिए क्या? तो आपने बोला था सर रिन्यूअल ऑप्शन रीजनेबली सर्टन है तो गिनेंगे, सर्टन नहीं है तो नहीं गिनेंगे। अगर रीजनेबली सर्टन है और रिन्यूएबल ऑप्शन आपने गिना है, तो उस रिन्यूएबल ऑप्शन के ईयर्स में जितना भी आपको लीज पेमेंट करने का एक्सपेक्टेशन है वो भी गिनना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपका लीज टर्म वॉज 5 years which can be renewed for another 5 years which can be renewed for another 3 years। जब लीज पेमेंट निकालोगे तो लीज पेमेंट भी आप 5 साल का नहीं, आप 8 साल का लोगे ना उस केस में। बस यही बोलता है। एक्सरसाइज प्राइस, यहाँ तो एक्सरसाइज प्राइस का बात कर रहा है, मतलब कभी कभी रिन्यूअल ऑप्शन की जगह सामने वाले को अपन परचेज करने का ऑप्शन भी दे देते हैं कि 5 साल यूज कर, पसंद है तो तू ही खरीद लेना है इसको। तो उस केस में लीज पेमेंट के अंदर आप 5 साल का पेमेंट भी इंक्लूड करोगे, प्लस जो भी खरीदने का एक्सपेक्टेशन है आपका, वो खरीदने पे जो भी अमाउंट आपको भरना पड़ेगा आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बोलता है एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दी ऑप्शन। बिकॉज क्योंकि आप उसके लीज टर्म को भी गिन रहे हो तो आपको उस लीज टर्म में जो पेमेंट करना है उसको भी आपको गिनना पड़ेगा। सिमिलरली पेमेंट्स ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज, अगर आपको याद रहेगा तो पता है ना, लेसी कभी कभी लीज टर्मिनेट भी कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि लेसी लीज टर्मिनेट करेगा तो उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा, तो उस पेनल्टी को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा लीज पेमेंट के अंदर। अगर आपको लगता है टर्मिनेट नहीं करेगा तो कोई पेनल्टी नहीं है, तो ऐसे कोई पेनल्टी को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर चीज? इसलिए बोलता है देखो क्या, पेमेंट ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज इफ द लीज टर्म रिफ्लेक्ट्स दैट लेसी एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। मतलब लेसी टर्मिनेट वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो उसको इंक्लूड अपन क्या करेंगे, लीज पेमेंट्स के अंदर करेंगे। लीज पेमेंट्स में इंक्लूड करना मतलब डे वन पे जब अपन निकालते हैं ना लीज लायबिलिटी और आरओयू एसेट, तो कैश फ्लो लिखते हैं ना, तो उस कैश फ्लो में इंक्रीज करना पड़ेगा। पेनल्टी जो भी साल के एंड पे करना एक्सपेक्ट कर रहे हो उस साल के एंड पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लगता है 5 साल के एंड पे कैंसिल करेंगे तो जितना पेनल्टी रहेगा 5th ईयर के एंड पे कैश फ्लो गिन लेना उसको। अच्छा ऐसा हुआ सर कैंसिलेशन में कोई पेनल्टी नहीं है तो मत गिनना सर, उसमें पूछने वाली बात क्या आपके लिए। क्लियर ये चीज? जरा देख ले क्या कुछ है उसके अंदर और डिटेल में बात करने के लिए। ये रहा एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन, देखो सेम चीज लिखी हुई है पेनल्टीज वाला। ये रहा, गिल पढ़ लेना है कि बहुत सिंपल है, सबको समझा। अब लीज पेमेंट अपना खत्म होने वाला, अपन वो खत्म करके ही लेक्चर एंड करेंगे, प्लीज वो खत्म करना ही अपने को इसके अंदर। आ जाओ आगे बात करते हैं, करें क्या बात, कर लेते हैं ना सर, 2 पॉइंट बाकी है। अब लीज पेमेंट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू सर इसका मतलब क्या है? अब ये पॉइंट अपने को एग्जांपल से ही समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। दो पार्टी है, एक है मिस्टर एके, मिस्टर एके, और एक है अपने फेवरेट मिस्टर एठी, है ना, मिस्टर एठी, बना दिया मिस्टर एठी, ये क्या बनाया सो मिस्टर एठी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मिस्टर एके ने मिस्टर एटी से एक गाड़ी लीज पे ले ली, और वो गाड़ी कौन सी है, जैगुआर। एटी सर से, एटी सर क्या हो गए इस केस में, लेसर हो गए। मैंने एटी सर से उनकी जैगुआर क्या कर ली, लीज पे ले ली। अब आप बताओ किसी भी इंसान को अपनी जैगुआर प्यारी होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। तो लीज पे क्यों दी सर, पड़े पड़े वो यूज नहीं करे तो बोला लीज पे लेके थोड़ा इंसान इनकम कमा लेते हैं, तो इसलिए लीज पे दे दी। ठीक है, अब मैं कौन हुआ,
मैं हुआ लेसी, मैं हुआ लेसी। अब जनरली किसी भी गाड़ी का अगर मैं आपसे लाइफ पूछूं तो कितनी लाइफ होती है किसी भी कार की, तो आप बोलोगे सर एक जैगुआर जैसी गाड़ी की तो लाइफ आप रीजनेबली 10 साल मान ले अपन, 10 साल तो मान सकते हैं अपन, नहीं भी है तो भी मान लो 10 साल, ऐसा क्या हो जाएगा, 10 साल अपन लाइफ मान ली, ठीक है। जैगुआर कितने की आती है सर वैसे? जैगुआर आती है 1.5 करोड़ की, जो उनके पास है वो तो 1.5 खोके वाली है, बाकी अपने को नहीं पता, अपने पास तो एक्टिव है भाई, तो उसका दाम पता है अपने को 60,000 रुपया, बाकी जैगुआर नहीं पता, ठीक है। 1.5 खोके की आती है। अब उन्होंने मुझे क्या दे दिया, लीज पे दे दिया, लाइफ 10 साल है टोटल, उन्होंने मुझे ना 3 साल के लीज पे दे दिया, 3 years के लीज पे दे दिया, ठीक है। बदले में लेसी क्या पे करेगा लेसोर को, लीज पेमेंट्स। अब सुना इसका लीज पेमेंट कितना था, इसका बोला लीज पेमेंट 20 lakhs पर एनम। मैंने बोला चलेगा, चलेगा क्या दौड़ेगा, 3 साल का लाइफ है, 20 लाख पर एनम है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज पेमेंट्स कितने हैं, तो आप बोलोगे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली लेसी क्या लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लीज पेमेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज पेमेंट इज ईयर 1 2 3, बोलेंगे हम कैश फ्लोस कितना कितना हो गया, 20 lakhs, 20 lakhs और 20 lakhs। मतलब एक तरह से मिस्टर 80 ने मेरे से 3 साल में 60 लाख वसूल कर लिए बाय वे ऑफ लीज पेमेंट्स, ठीक है। अब 3 साल के बाद क्या होएगा, क्या मेरे पास कोई रिन्यूअल ऑप्शन है, द आंसर इज मैंने रिन्यू नहीं कर सकता, 3 साल के बाद ये गाड़ी किसको जाने वाली है, मिस्टर 80 को जाने वाली है, ठीक है। ऐसा 3 साल के लिए क्यों दिया, सिर्फ शायद मिस्टर 80 ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, तो बोले यहाँ पढ़े पढ़े क्या करेगी, तो यहाँ मुझे क्या बोला, तू 3 साल के लिए लीज पे ले ले, 3 साल के बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाऊंगा तो मैं अपनी गाड़ी वापस लेके मैं यूज करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, 1.5 की गाड़ी है, 60 लाख में मिल रही है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेंगे तो 60 से भी कम में मिल रही है, मैंने बोला डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लीज पेमेंट में कितना गिन लिया आपने, 20 लाख गिन लिया पर एनम के हिसाब से। नाउ अब मुझे बताओ, अगर ये गाड़ी 3 साल के लीज पे मेरे पास है, क्या मैं ओनर हूँ, नहीं, ओनर तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। सोच समझ के बताओ, जब कोई चीज अपनी नहीं होती तो अपन उसको कैसे यूज करते हैं। सपोज अभी आपका कोई सामान होगा ना सर, आपकी कोई गाड़ी होगी ना, आप उसको ना दुल्हन की तरह रखोगे, दुल्हन की तरह। नई नवी दुल्हन कैसी होती है, रोज आके उसको मतलब एकदम साफ करोगे, एकदम ख्याल रखोगे। और जैगवार जैसी गाड़ी तो आप एकदम ध्यान से, एकदम मतलब सिस्टमैटिक वे में उसको, एक स्क्रैच है तो फटाफट लेके जाओगे, स्क्रैच ठीक कराओगे, स्क्रैच आया तो रोना ऐसा हो जाएगा शक्ल, अरे ये क्या हो गया मेरी गाड़ी को, ऐसा रोना आएगा। लेकिन मैं ठहरा आकाश में, अपन अब किसी और तो क्या अपनी भी चीजें ढंग से यूज नहीं करते, तो अपन उस कैलिबर के आदमी है जो खुद का फोन भी 10 बार गिरेगा फर्क ही नहीं पड़ता है ना, पैसा बहुत है ना, फर्क ही नहीं पड़ता है। अब ध्यान से सुनो, तो ऐसे आदमी को मैं उन्होंने लीज पे दिया है जो यूजेस ढंग से नहीं करता है, और मुझे पता भी है कि अपनी कौन सी गाड़ी है, 3 साल में कैसे भी रफ एंड टफ यूज करेंगे, 3 साल के बाद भंगर बना के दे देंगे। अपने को क्या, अपने को तो 20 साल 20 लाख रुपए पेमेंट करने का है। अब मैं उसको अच्छे से यूज करूँ या अच्छे से नहीं यूज करूँ, फर्क क्या पड़ता है, पेमेंट तो उतना ही करना है ना सर, है ना। तो जब कोई चीज अपनी नहीं है तो अपन और गंदे तरीके से यूज करेंगे। अब ये तकलीफ हर लीज कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, अगर आपने अपना कोई एसेट किसी और को लीज पे दिया जो पता है कि ढंग से यूज नहीं करेगा, तो तकलीफ हो जाएगी ना आपको, बिकॉज मैं तो इनको भंगा बना के दे दूंगा जैगवार। अब जैगवार जब 3 साल के बाद ये रिसीव करेंगे, अगर मैं ऐसा बात करूं नॉर्मल नॉर्मल केसेस में, अगर कोई भी जैगवार 3 साल पुरानी है और उसको आप बेचने जाओगे ना सेकंड हैंड, तो कम से कम भी वो 70-80 लाख तक बिक जाएगी। 1.5 की गाड़ी है, 50% दाम तो मिलेगा ना उसका, 70-80 लाख तक बिक जाएगी 3 साल के बाद, अगर ढंग से अपन ने प्रॉपरली यूज किया तो। लेकिन उनको 80 सर को ये पता है कि अगर ये इंसान यूज करेगा ना, तो यार शायद ऐसा भी पॉसिबल है, इसने 3 साल के बाद गाड़ी का ऐसा भंगार करके दिया होगा कि ये गाड़ी का रेसिडुअल वैल्यू कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 20 लाख बचेगा, बराबर। तो इस केस में डर तो होता है ना, कोई भी अपना एसेट किसी और को लीज पे दे। therefore to ensure the proper usage of the asset, ध्यान से सुनना, अभी अभी कंसेप्ट आ गया। therefore to ensure the proper usage of the asset, 80 सर मिस्टर AK को बोलता है that you will have to guarantee some residual value। कौन किससे गारंटी मांग रहे हैं, मिस्टर 80 सर विल आस्क मिस्टर AK, मतलब लेसर बोलेगा लेसी को कि तू मुझे गारंटी दे कि 3 साल के बाद मेरा जो असेट मेरे पास वापस आने वाला है उसका इतना वैल्यू होगा। अब जनरली क्या होगा, 80 सर ने बोला कि 3 साल के बाद नॉर्मल गाड़ी का वैल्यू 70-80 लाख रहता है, तो मैं जैसे गारंटी में लिख के लूंगा
कि जब मैं तेरे से 3 साल के बाद गाड़ी वापस लूंगा, मैं एक प्रॉपर वैल्यूअर से वैल्यूएशन कंडक्ट करवाऊंगा जो मुझे इसका रेसिडुअल वैल्यू निकाल के देगा बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ दिस कार। अगर 3 साल के बाद इसका वैल्यू 70 लाख से कम आता है तो जितना भी कम है उतना मैं तेरे से पैसा रिसीव करूंगा, उतना मैं तेरे से पैसा चार्ज करूंगा। कौन चार्ज करेगा? मिस्टर एटी विल चार्ज मिस्टर एके। सपोज अभी इसमें वेरियस केसेस क्या पॉसिबल है, 3 साल तक यूज किया, मैंने अच्छे से यूज किया, मैंने बोला भाई पैसा देना पड़ेगा, मारवाड़ी आदमी है, पैसा जाने के पहले टेंशन आता है, तो बोला पैसा देना पड़ेगा, छोड़ अच्छे से यूज करेंगे। तो जब मैंने 3 साल के बाद यूज करके दिया तो उसका वैल्यू कितना निकला? 70 लाख ही निकला, मतलब जितना होना चाहिए उतना निकला। तो क्या मुझे कुछ पेमेंट करने का जरूरत है? तो आंसर इज, लेकिन मैं आ गया क्या सेकंड केस, मैं आ गया अपने औकात पे, एकदम मस्त रफ एंड टफ यूज किया, इधर ठोका उधर ठोका, जहां बिल बनाया यहाँ चालान कटवाया, एकदम प्रॉपर टकाटक यूज किया, और इसका वैल्यू कितना निकला? सिर्फ और सिर्फ 20 लाख निकला, या बोलते 30 लाख निकला। तो मुझे थर्ड ईयर के एंड पे 80 को कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 40 लाख। दिस गारंटी ही विल टेक ऑन डे 1। और गारंटी के अंदर पे कितना करना है आपको? पूरा 70 पे नहीं करना है, प्रॉपर यूज किया तो कुछ मत पे करना, ढंग से यूज नहीं किया तो जितना भी वैल्यू कम आ रहा है उसका डिफरेंस पे करना पड़ेगा। सपोज एकदम पूरा ही वाहियात कर दिया, जीरो लाके दे दिया पूरा, तो 70 लाख पूरा पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कौन किसको पे करता है? तो आप बोलोगे सर लेसी लेसर को पे करता है, ठीक है। अब डे 1 पे ये बोलता है कि लीज पेमेंट में आपको ऐसे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को भी गिनना पड़ेगा। मतलब जब अपन लीज पेमेंट निकालेंगे ना, तो अभी 3 साल के बाद पेमेंट करना है, कुछ भी करना, तो हम थर्ड ईयर के एंड पे एक और लेंगे जीआरवी करके। जीआरवी मतलब गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, हमको ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये कितना इंक्लूड करे? 0 इंक्लूड करे, 70 लैक्स इंक्लूड करे, या कुछ और अमाउंट इंक्लूड करे? तो स्टैंडर्ड बोलता है लेसी को इंक्लूड करना है। डे 1 पे वो जितना भी अंदाजा लगा सकता है। सपोज मैं ठहरा आकाश कंदो, अपने को पता है अपन कैसे यूज करेंगे, तो मुझे पता है कि यार अंडर गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू उसने मेरे से 70 लाख का गारंटी तो लिया है, 70 लाख का गारंटी लिया है, बट मुझे पता है कि मैं ठीक ठाक यूज कर लूंगा, और कहीं ना कहीं 30 लाख तक का वैल्यू तो उसका निकल ही जाएगा। तो मुझे पता है कि अंडर दिस जीआरवी आई विल हैव टू पे एडिशनल हाउ मच? 40 लाख। तो अगर डे 1 पे मेरा एस्टीमेट बोलता है कि जीआरवी का एस्टीमेट 40 लाख है, तो मैं डे 1 पे जब कंप्यूट करूंगा ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो मैं थर्ड ईयर के एंड पे जीआरवी 40 लाख भी कंसिडर करूंगा। सपोज मुझे लगता है कि नहीं नहीं, मैं एकदम टकाटक यूज करूंगा, मैं कभी कुछ भी खराब नहीं करूंगा, और मैं अच्छे से यूज करके जितना उन्होंने गारंटी मांगा है उतने का वैल्यूएशन निकल के आ ही जाएगा, तो और मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ कितना इंक्लूड करूंगा? 0 इंक्लूड करूंगा। सबको समझ रहा है? मतलब यहाँ एस्टिमेट इन्वॉल्व होने वाला है। सर इट इज क्वाइट पॉसिबल ना कि एस्टिमेट एवरी ईयर एंड पे चेंज हो जाएगा? हाँ होएगा ना, एवरी ईयर एंड पे चेंज, एवरी ईयर एंड पे चेंज होएगा, तो अपन अपने आरओई ओवरसेट और लीज लाइबिलिटी को क्या कर लेंगे? रीमेजर कर लेंगे। रीमेजर कैसे करेंगे? वो तो आपने जस्ट ऊपर वाले स्टेज में सीखा ना, रीमेजर कर लेंगे उसको। जैसे ईयर 1 के सपोज आपको ईयर डे 1 पे ऐसा लगा कि 40 लाख भरना पड़ेगा, ईयर 1 के एंड तक मालूम पड़ा कि 40 नहीं अब 60 लाख भरना पड़ेगा, रीमेजरमेंट करेंगे, वापस से अपन डिस्काउंटिंग करके इसका रिवाइज कैश फ्लोज निकालेंगे, रीमेजर कर देंगे अपन लीज लाइबिलिटी और आरओई एसेट। सबको समझ रहे कैसे वर्क करने वाला है? बट मैं यहाँ डे 1 का बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ कंसेप्ट समझा रहा हूँ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या है, और वो कंसेप्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है? टू एंश्योर द प्रॉपर यूजेज ऑफ असेट बाय द लेसी। दैट्स इट। तो लीज पेमेंट में वो बोलते हैं कि आपको गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी गिनना पड़ेगा। ये दोनों गिनने वाले हैं। जब मिस्टर एटी भी लीज पेमेंट्स निकालेंगे तो वो भी जितना एक्सपेक्ट करते रिसीव करना वो इंक्लूड करेंगे, और जब मिस्टर ए के भी अपना लीज पेमेंट निकालेगा तो वो जितना एक्सपेक्ट करता है पे करना वो इंक्लूड करेगा। दोनों का एक्सपेक्टेशन माइट वेरी, हाईली सब्जेक्टिव पॉइंट है, बट ठीक है जो भी है आपने डिस्कस कर लिया। क्लियर है चीज? ओके आ जाते हैं अपन इधर। फॉर द लेसी लीज पेमेंट्स, फॉर द लेसी, हाँ लेसी का बोलना है, lease payments also include amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees, या इसको बोल सकते हैं guaranteed residual value। आ जाते हैं अपन नीचे पढ़ लेंगे, इधर आ जाते हैं फटाफट। guaranteed residual value for lessee, for a lessee lease payments include amounts expected to be payable by the lessee under GRV। सबको समझा ना ये वाला पॉइंट? ठीक है। अब बात करते हैं फॉर लेसर। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जीआरवी पेएबल नहीं है, जीआरवी रिसीवेबल है ना? अब वो रिसीव किससे किससे कर सकता है? वो एक तो लेसी से रिसीव कर सकता है, एक्सपेक्टेशन कंसीडर करेगा कितना एक्सपेक्ट करता है वो रिसीव करना, बराबर। एक तो वो लेसी से रिसीव कर सकता है। सेकंड, इट माइट बी पॉसिबल कि उसको
ये जो गारंटी है रेसिडुअल वैल्यू का, ये लेसी के साथ साथ किसी और ने भी दिया होगा, किसी और ने भी दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एटी सर ने जो जैगवार परचेस की, किसी शोरूम से परचेस की होगी ना, किसी शोरूम से परचेस की होगी, राइट। अब वो शोरूम जहां से भी परचेस की होगी, जैगवार के सेंटर से जहां से भी परचेस की होगी, वहां एक ऐसा ऑफर था, वो ऑफर ये बोलता था कि आप चाहो तो, आप चाहो तो 3 इयर्स के बाद मेरे पास आ जाना गाड़ी लेकर। ये शोरूम वाला बोल रहा है, लेसी नहीं बोल रहा है, ना ही लेसर बोला ना लेसी बोला, शोरूम वाला किसको बोल रहा है, शोरूम वाला लेसर को बोल रहा है कि आप चाहो तो 3 साल के बाद जैगवार लेकर आ जाना, हम आपको पक्का पक्का, कंडीशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, हम आपको पक्का पक्का 50 लाख पे कर देंगे अंडर रेसिडुअल वैल्यू। मतलब होगा क्या, मिस्टर 80 ने डे 1 पे जैगवार खरीदी, मिस्टर 80 ने मुझे डे 1 पे जैगवार दे दी फॉर 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल तक मैंने यूज किया, ठीक है, 3 साल के बाद मैंने जैगवार रिटर्न कर दी 80 सर को। और 80 सर के पास एक ऐसा प्रोमो कोड था, ऑफर था उनके पास शोरूम की तरफ से कि आप चाहो तो 3 साल पुरानी जैगवार हमको ही बेच देना, हम आपको पक्का पक्का 50 लाख दे देंगे, पक्का पक्का दे देंगे 50 लाख, कंडीशन बहुत अच्छी रही तो और भी पे कर देंगे, पक्का पक्का कितने दे देंगे, 50 लाख, है ना। ये ऑप्शन किसने दिया, शोरूम वाले ने दिया। ये ऑप्शन कब दिया, शोरूम वाले ने डे 1 पे दिया। अब ये जो गारंटी दिया है, ये गारंटी किसने किसको दिया है, किसी थर्ड पार्टी ने लेसोर को दिया है। यहाँ लेसी का कोई रिलेशन ही नहीं है बीच में। लेसी ने जो गारंटी दिया है लेसोर को वो डिफरेंट है, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। और ये जो गारंटी शोरूम वाला दे रहा है लेसोर को, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। प्लीज मर्ज मत कर देना दोनों को। सबको समझा क्या मैंने क्या बोला, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, फॉर अ लेसी, फॉर अ लेसी, फॉर लेसी गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू वो पे करेगा तो लेसोर को पे करेगा, बराबर वो इंक्लूड करेगा अपने लीज पेमेंट में जितना उसको लगता है कि वो पे करने वाला है। फॉर लेसोर, उसको उस असेट के अगेंस्ट गारंटी सिर्फ लेसी नहीं कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है। लेसी लेसोर के लिए पेमेंट रिसीवेबल है, तो लेसोर को सपोज या तो गारंटी इसने दिया रहेगा लेसी ने कि मैं पक्का पक्का गारंटी देता हूं कि 3 साल के बाद अगर वैल्यू इससे कम रहा तो आई विल मेक द पेमेंट टू यू। मतलब एक तो लेसोर को गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू किसने दिया, लेसी ने दिया। एक केस ये हो सकता है कि लेसोर को गारंटी लेसी नहीं कोई दूसरा शोरूम दे रहा है। तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों ने गारंटी दे दिया, बराबर, लेसी ने भी बोला इतना मिनिमम वैल्यू होएगा और शोरूम वाले ने बोला जैसा भी कंडीशन रहेगा मुझे आके बेच देना, मैं तुझे इतना इतना पेमेंट कर दूंगा। इन शॉर्ट, लेसोर के पर्सपेक्टिव से जो वो लीज पेमेंट रिसीव करेगा तो उसमें जो वो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कंसीडर करेगा, दिस गारंटी कैन बी गिवन नॉट ओनली बाय द लेसी बट इट कैन आल्सो बी गिवन बाय अ थर्ड पार्टी। दिस थर्ड पार्टी इज नाइदर रिलेटेड टू द लेसोर नॉर रिलेटेड टू द लेसी, वो कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है, बट उसने लेसोर को क्या बोला हुआ है, गारंटी दिया हुआ है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है ना, कितने जगह पे होता है। वो आपको डे 1 पे ही बोल देता है, आपको चाहिए तो फ्लिपकार्ट देता है ना ऐसा ऑफर, बाय बैक ऑफर, आप मोबाइल फोन खरीदो 2 साल के बाद हमको ही बेच देना उतने प्राइस पे, कंडीशन कैसा भी रहेगा चलेगा। जियो ने भी तो किया था, आप परचेस कर लो फोन, 3 साल तक यूज करो, 3 साल के बाद 1500 रुपया वापस आपको, गारंटीड वैल्यू। समझा क्या ये चीज, बट फोन वापस देना पड़ेगा आपको जियो का, तब जाके 1500 आपको वापस मिलेगा, है ना। उसको बोलते हैं जीआरपी। तो ऐसे केसेस में इसलिए देखो क्या बोलता है, फॉर लेसर जीआरबी के अंदर क्या क्या आ सकता है। Ind AS 116 requires lessors to include in lease payments any GRV provided to the lessor by lessee, या तो any party related to the lessee, मतलब lessee के बिहाफ उसका कोई रिलेटिव वगैरह, या फिर a third party unrelated to the lessor that is financially capable of discharging the obligations। मतलब ये थर्ड पार्टी अपने केस में कौन हो सकती है, शोरूम भी हो सकती है। हाँ, ये लेसर इंक्लूड तभी करेगा जब वो एक्सपेक्ट करता है कि वो बेचने वाला 3 साल के बाद शोरूम को, और वो एक्सपेक्ट करता है कि शोरूम पक्का पक्का गारंटी देके रखा है कि वो खरीद लेगा। सबको समझा क्या। प्लीज लेसी वाले लीज पेमेंट के अंदर ये वाला जीआरवी जो शोरूम ने प्रॉमिस किया लेसर को, वो मत गिनना। ऑब्वियसली बात है ना, लेसी कहां से आएगा इसके अंदर बीच में। बट लेसर में जब आप लीज पेमेंट्स कंसिडर करोगे तब आपको थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया प्रॉमिस का पेमेंट भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना। सबको समझा ये वाला पार्ट, ओके। तो क्या बोला, दिस अमाउंट इंक्लूडेड इन द लीज पेमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर अ लेस फॉर अ लेसी
which only includes the amount expected to be payable by the lessee only. मतलब lessee जो अपने लीज पेमेंट में इंक्लूड करता है वो सिर्फ उतना ही गिनता है जितना वो एक्सपेक्ट करता है पे करना, बट लेसर जब अपने लीज पेमेंट को गिनेगा तो उसमें वो जीआरवी थर्ड पार्टी वाला भी गिनेगा, दैट इज डिफरेंट, जो लेसी ने गिना ही नहीं है उसमें। इन शॉर्ट क्या लीज पेमेंट्स लेसर के लिए और लेसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं अलग अलग। अब समझ गया क्यों अलग अलग हो सकते हैं, सबको क्लियर? तो ये अपना डिस्कशन किसका था? लीज पेमेंट्स का डिस्कशन था अपना ये। दिस वाज द डिस्कशन ऑफ लीज पेमेंट्स। प्लीज फटाफट आपको क्या करना है, मैंने पूरा समझा दिया, ये वो पॉइंट जो आपने नीचे डिस्कस किया। वीडियो पॉज करना है, पूरा रीड करना है, ये 6 पॉइंट रीड करोगे, 6 पॉइंट के साथ 6 पॉइंट का पूरा थियरी रीड करोगे। जब तक ये रीड करके नहीं होएगा प्लीज बुक बंद मत करना, आप बुक बंद नहीं करोगे तब तक। सबको क्लियर है वाला पॉइंट? ठीक है। याद रखना भगवान नहीं हो आप जो आपको एक बार में पढ़ के याद हो जाएगा, मेरे समझाने से सिर्फ काम नहीं बनने वाला, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अपना सेल्फ स्टडी डालना ही पड़ेगा इसके अंदर। तो प्लीज पढ़ाई करना, खुद भी पढ़ना, सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं बनने वाला। लेक्चर देखने से काम बनता ना तो यार किसी भी फैकल्टी या कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होता। ये चीज ओके। अब एक बार चार्ट पे आ जाते, मुझे बताना है कुछ, जरा आ जाओ एक बार इधर। हाँ चार्ट पे हम है, हमारा लीज टर्म हो चुका, हमारा लीज पेमेंट्स पूरा हो चुका, राइट? पूरा अच्छे से पढ़ाई करना है इसको। उसके बाद की कंसेप्ट के अंदर ही दो और पॉइंट है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट और डिस्काउंट रेट, राइट? ये दो पॉइंट के बारे में बात हम तब कर पाएंगे जब हम लेसी और लेसर का अकाउंटिंग पढ़ेंगे, है ना? बट मैं आपको एक रफली आइडिया दे दूं क्या इसके बारे में। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ऐसे कॉस्ट जो डायरेक्टली लीज के रिलेशन में इंकर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने जब असेट लीज पे लिया तो किसी एजेंट के थ्रू लिया जिसको मैंने कमीशन दिया क्योंकि उसने मुझे एक अच्छा सा असेट प्रोवाइड किया, तो ये जो सेल्स कमीशन है इट इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इसका करना क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बराबर जनरली हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस को क्या करते हैं, सर की कॉस्ट में ऐड करते हैं ना, तो इसमें भी यही करना है, सर की कॉस्ट में ऐड करना है। बट वो ठीक है, बात की बात है, अकाउंटिंग में पढ़ेंगे अपन। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, उसका एग्जांपल दिया हुआ पढ़ सकते हो। उसके बाद डिस्काउंट रेट, मैंने बताया ना लीज लाइबिलिटी, सॉरी जो भी फ्यूचर कैश फ्लो उसको अपने को डिस्काउंट करना पड़ता है, तो उसमें डिस्काउंट रेट कौन सा लिया जाएगा उसका बात करता है। तो वो लेसी कौन सा डिस्काउंट रेट लेगा, लेसर कौन सा डिस्काउंट रेट लेगा, उसका बात है। बट वो भी अपन कब कर पाएंगे जब अपन क्या सीखने वाले हैं, अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। क्लियर चीज? बस। तो इसके अंदर आप ऐसा बोल सकते हो कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आप पढ़ लो, सिंपली सिंपल है। डिस्काउंट रेट भी पढ़ के रखना, एक बार सिंपल है, सिर्फ पढ़ के रखना। बट मैं इस पॉइंट को पर्सनली बोलूंगा पेंडिंग है मेरे एंड से, बिकॉज अपन उसको बाद में क्या करेंगे आगे जाके लिंक करने वाले। तो क्लियर है वाला पार्ट? यस। देखो अब तक है ना, अब तक करीबन अपना कितना 2 या 3 पार्ट हो चुका है, बट फिर भी अपन अब तक अकाउंटिंग शुरू नहीं किया है। सिर्फ बोलने के लिए अकाउंटिंग शुरू नहीं किया है। मैंने तो आपको अकाउंटिंग डे 1 पे शुरू करवा दिया था, क्योंकि अकाउंटिंग समझे बिना आप समझ नहीं पाओगे चल क्या रहे इस इंडेक्स के, राइट? चलो ठीक है। सो प्लीज इतना जितना मैंने पढ़ा एक बार रीड करके रखना। मुझे जस्ट देखने दो कि क्या गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू के ऊपर कोई क्वेश्चंस है क्या। नहीं सर उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, और क्वेश्चंस नहीं है इसलिए हमने उसको इतना डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप चाहो तो जो एग्जांपल मैंने दिया था वो आप कॉपी कर सकते हो किधर गया अपना 80 सर और जैगुआर वाला एग्जांपल था ना सर। यार मेरे एग्जांपल बड़े घूम जाते हैं यार, तकलीफ ही है। मेरे को पता ही नहीं कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था सर मैंने। पता नहीं, आप प्लीज वीडियो पीछे जाके लेके लिख लेना, आपको तो मालूम मिल ही जाएगा ना, वो पीछे थोड़ा रिवाइंड करोगे तो आपको एग्जांपल मिल जाएगा। प्लीज कॉपी कर लेना एग्जांपल, मैं ढूंढ रहा हूँ, फिर भी अगर मुझे मिल गया तो वेल एंड गुड। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये एग्जांपल था। 80 एक है, लेस और लेसी, जीआरवी जो भी रहेगा, है ना? तो आप एक रफ आइडिया बना सकते हो, आपको कंसेप्ट रिटेन करने में काम आ जाएगा। ओके, सो वी आर डन विद दिस, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट।